नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन, चैप्टर 8 स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसका सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। ध्यान से देखो ये मॉडल को, याद आ रहा होगा, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। एग्जांपल अगर याद करें उसी वे में पढ़े तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन मतलब मैंने आपको एसएम पढ़ने की स्ट्रेटेजी बना के दी, या फिर इसको बोल सकते हो मैंने आपको क्लास के अंदर कैसा पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, और आपने घर पे जाके रिवीजन किया नहीं किया, मतलब मैंने जो स्ट्रेटेजीज बताई वो आपने उसको अप्लाई करी नहीं करी, मतलब स्ट्रेटेजी बनाना, दिस इज फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन मतलब उसको एग्जीक्यूट करना। आप सोचो, पढ़ाया भी एक नंबर और आपने घर जाके पढ़ा भी एक नंबर, क्या रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? सर ने पढ़ाया भी एक नंबर, सारे कॉन्सेप्ट कवर कराए और कंसेप्चुअल, और आपने घर पे जाके डेली टू डेली पढ़ भी लिया, क्या रिजल्ट अच्छा आएगा? तो देखो, पढ़ाया अच्छा और यहाँ पे फ्लॉट मतलब खराब, पढ़ा इंप्लीमेंटेशन बहुत ही खराब या बहुत ही अच्छा। अगर मैं बोल रहा हूँ पढ़ाया अच्छा, इसका मतलब, और इंप्लीमेंटेशन आपने घर जाके पढ़ा भी अच्छा, इसका मतलब कौन से वाले क्वाड्रेंट में हो गए? बी, मतलब सक्सेस 100%। पढ़ाया भी खराब और आपने घर जाके पढ़ा भी खराब, मतलब आपने घर जाके पढ़ा भी नहीं और पढ़ाया भी बेकार, तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या नहीं, इसका मतलब सी के अंदर सबसे दर्दनाक सिचुएशन होती है। क्लियर? अब आता है ए में क्या है? सर पढ़ाया अच्छा पर घर जाके हमने इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं किया, सेकंड। एंड थर्ड वन क्या है? पढ़ाया बेकार, बट आप घर जाके जो भी बेकार पढ़ाया था उसको आप घर जाके रिवाइज करते थे। तो ये चार चीजें हो सकती है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन में। अब इसको एक कॉर्पोरेट की तरह सोचो, स्ट्रेटेजीज अच्छी बनी और इंप्लीमेंटेशन करने वाले लोग भी अच्छे थे। सबसे पहले बताओ, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। और इंप्लीमेंट कौन करता है? मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। हाँ, मतलब बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल मैनेजर। अब बताओ, अगर टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई तो ये उनका काम था, उन मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट वालों ने उनको इंप्लीमेंट भी अच्छे से किया, तो रिजल्ट अच्छा आएगा क्या? बस ये इसको इस तरीके से सोच के चलो कि टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई और मिडल और लोअर वालों ने इंप्लीमेंट अच्छे से करी। चलो यहाँ पर ये चार क्वाड्रेंट देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बी वाला। क्या बी वाले के अंदर आपके नोट्स में देखो स्ट्रेटेजी अच्छी बनी थी, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट भी अच्छी हुई थी, तो रिजल्ट अच्छा आएगा ना। सो दिस इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन, सक्सीड इन डिजाइनिंग अ साउंड स्ट्रेटेजी एंड सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग, मतलब दिस इज द बेस्ट कॉम्बो, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, दिस इज द आइडियल सिचुएशन। चलो फिर अपन देखते हैं क्वाड्रेंट नंबर सी, क्वाड्रेंट सी। सर यहाँ देखो क्या है? सर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन भी बेकार है और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट भी बेकार हुई, तो इस पे ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? दोनों पे। देखो यही तो लिख रखा है, हैवंट सक्सीड इन फॉर्मुलेटिंग अ साउंड स्ट्रेटेजी एंड आल्सो बैड एट इंप्लीमेंटिंग, तो किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? सर इंप्लीमेंटेशन एडजस्टमेंट करनी चाहिए, रीएडजस्टमेंट, मतलब इंप्लीमेंटेशन को सुधारना चाहिए और एग्जीक्यूशन को भी सुधारना चाहिए, और अपनी स्ट्रेटेजी को करनी चाहिए रीडिजाइन मतलब वापस से बनाओ, मतलब फॉर्मुलेशन खराब करना तो वापस से बनाओ, और इंप्लीमेंटेशन रीएडजस्टमेंट करो, मतलब इंप्लीमेंट खराब हुई तो इंप्लीमेंट भी बढ़िया से करो। सर ये क्या हो क्या रहा है? ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा केस होगा तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ फॉल करेगी, उस हिसाब से उसको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए। इज इट क्लियर? अगर सी पे है तो दोनों ही चीजें भाई याद है, तो दोनों ही चीजों को सुधारो, और अगर आप हो ए पे, सॉरी बी पे, तो बी पे दोनों ही चीजें अच्छी है, सो दिस इज आइडियल सिचुएशन फॉर यू। पक्का? अब पढ़ते हैं ए के, देखो एक बार इसके अंदर ए कहां है? सर स्ट्रेटेजी बनी अच्छी है बट इंप्लीमेंट बेकार हुई, इसका मतलब किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? इंप्लीमेंटेशन पे। सो देखो क्या लिखा है, कंपनी हैज फॉर्मुलेटेड अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बट शोइंग डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटेशन एंड दे रियलाइज देयर इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्टी। उनको ध्यान रखना चाहिए कि इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज की दिक्कतें आ रही है और उसको सुधारने की कोशिश करो। अब यहाँ पे ना छोटा सा एक ना आउट ऑफ द वे का कुछ पॉइंट लिख रखा है कि डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग कब आ सकती है? एक बात बताओ, डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग कब आ सकती है? जनरली जब स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनी है बट इंप्लीमेंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इन लोगों ने ऐसा लिखा है, एग्जांपल स्टार्टअप्स अभी चालू हुए, ऊपर तो टॉप लेवल मैनेजर्स बड़े बढ़िया बैठे हैं, बट जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, नया वेंचर स्टार्ट हुआ ना, तो हो सकता है वो इंप्लीमेंटेशन में गलत काम कर रहे हो या दिक्कतें कर रहे हो, तो स्टार्टअप्स में जनरली आ सकता है। तो इसको यहाँ लिख लो एमसीक्यू, स्टार्टअप्स के यहाँ से एक एमसीक्यू उठ के आ सकता है कि कौन सी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मेनली डिफिकल्टी आती है इंप्लीमेंटेशन। तो ये इस टाइप की कंपनीज क्या करना चाहिए? सर हम ए पे तो हैं, हम हमारे इंप्लीमेंटेशन को सुधार के किस पे जा सकते हैं? बी पे। पक्का? अब लास्ट आता है क्वाड्रेंट डी। नोट्स में देखो डी कहां खड़ा है? फोर्थ वाले पे। क्या बढ़िया कर रहा है? सर इंप्लीमेंटेशन तो शानदार कर रहा है बट स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग बेकार है, तो किस चीज पे ध्यान दोगे? स्ट्रेटेजी बनाने वाले पे। देखो क्या लिखा है, कंपनी विल रीडिजाइन द स्ट्रेटेजी फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेगी? अपनी स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन किया जाएगा। पक्का? ये चार चीजें क्लियर है? मतलब इसमें अपन ने क्या देखा? फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन में रिलेशन। टॉपिक का नाम क्या था? स्ट्रेटेजी
इम्प्लीमेंटेशन के नीचे रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन, दोनों के बीच में नहीं, नॉट श्योर। अच्छा है, हाँ। चलो नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कुछ नहीं कर रखा, ऊपर का कट कॉपी पेस्ट। पहले बस इसके अंदर मेरे को ये बात बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? परफेक्ट। इनके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए अपन ने यहाँ लिख रखा है कि एफिशिएंसी मतलब डूइंग द राइट टास्क, आपके गोल्स को अचीव करने की तरफ। दिस इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब सर जो भी काम कर रहे हो सही या गलत फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से करो, मतलब डूइंग थिंग्स इन दी ऑप्टिमल वे, डूइंग थिंग्स इन दी ऑप्टिमल वे। इट कुड बी द रॉन्ग थिंग, क्या रॉन्ग थिंग भी कर सकते हो क्या, बट इट वाज डन ऑप्टिमली, इट वाज डन ऑप्टिमली, मतलब खराब काम भी कर रहे हो बट अच्छे से करो। और इफेक्टिवनेस मतलब सही काम करो, सही काम करो। बस ये आपको यही चीज इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अच्छे से याद करनी है। अब सेम वापस यहाँ पे इधर 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 एक बात बताओ, किसी काम को सही करना है, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? टॉप मैनेजमेंट की, कि सही स्ट्रेटेजीज लगानी है। अब वो स्ट्रेटेजीज उन्होंने कैसी भी बना के दी, उन्होंने अपने हिसाब से मान लो बढ़िया बना के दी, मान लो नीचे वो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास आई, और उनका काम क्या, उसको इंप्लीमेंट करना बढ़िया तरीके से। अगर ऊपर से खराब स्ट्रेटेजी आई तो खराब इंप्लीमेंट करो, बट जो आई उसको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करो। यही है ना, तो मतलब टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिवनेस एंड लोअर एंड मिडिल लेवल ऑफ एफिशिएंसी। देखो यही लिखा है, दिस इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मतलब जो उस काम को ऑपरेशन में लाते हैं, और दिस इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लिखना है इफेक्टिव और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में लिखना है एफिशिएंसी। ये दो चीजें याद करो, मतलब समझो। ऑब्वियसली ना, इफेक्टिवनेस कौन करेगा? टॉप लेवल जो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, और उनको ढंग से लगाएगा कौन? मिडिल एंड लोअर, मतलब ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स। क्लियर है? हाँ लिख सकते हो, बट एग्जाम में नहीं। हाँ समझने के लिए कि भाई इफेक्टिवनेस के साथ आपको रिलेट करना है स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोगों को, और एफिशिएंसी के साथ रिलेट करना है स्ट्रेटेजी को लगाने वाले लोगों को। यहां लिख लो बनाने वाले या लगाने वाले, तो बहुत परफेक्ट समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लिखो स्ट्रेटेजी बनाने वाले, और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में लिखो स्ट्रेटेजी लगाने वाले। चलो, अगर एक बात बताओ, स्ट्रेटेजी भी बढ़िया बनी, लगी भी बढ़िया, तो अच्छी बात है। नहीं लगी मतलब उसको इंप्लीमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से करी, मतलब सर स्ट्रेटेजी इफेक्टिव भी थी, बहुत शानदार थी, और उसको एफिशिएंट तरीके से इंप्लीमेंट भी कर दिया, तो रिजल्ट अच्छा आएगा या बेकार? जल्दी बोलो। अच्छा ना, तो ये लिखा है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है सक्सेस। अच्छा अच्छा, थ्राइव मतलब एकदम आप अच्छे से परफॉर्म करोगे। चलो फिर स्ट्रेटेजी भी बेकार थी और लगाने वाले लोग भी बेकार, मतलब स्ट्रेटेजी बनी भी बेकार और लगी भी बेकार, क्या रिजल्ट आएगा? डाई क्विकली, मतलब आप फटाफट मर जाओगे। अब आपको 2 मिनट के लिए टाइम देता हूं, इन दोनों के अंदर सोच के बताना 2 ज्यादा बेकार है या 3। मैं बात कर रहा हूं 2 या 3। जब स्ट्रेटेजी अच्छी बनी बट लगी बेकार, ये हो गई 3। स्ट्रेटेजी बनी बेकार बट आप लोगों ने लगाई बढ़िया, 2। कौन सा ज्यादा बेकार है? देखो थर्ड के अंदर मैं बता रहा हूं, स्ट्रेटेजी बनी बढ़िया, मतलब टॉप मैनेजमेंट ने एकदम शानदार स्ट्रेटेजी बनाई, सिर्फ ऑपरेशनल मैनेजमेंट वालों ने लगाई उसको इनएफिशिएंट तरीके से। ये क्लियर है? और सेकंड के अंदर क्या है, उन लोगों ने खराब स्ट्रेटेजी बना के दी, मैंने उसको लगा बढ़िया दी। कौन सा ज्यादा बेकार है? 2 ज्यादा बेकार है। क्यों सर? स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इज अ मेन थिंग। ज्यादा बड़ी चीज क्या है? स्ट्रेटेजी। मतलब आप स्ट्रेटेजी ढंग की नहीं बना पा रहे हो, अरे यार इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, समझ में आता है, आप स्ट्रेटेजी ढंग की नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब सेकंड इज वर्स देन 3। मतलब सेकंड में रहना बहुत ज्यादा पागलपंती है थर्ड में रहने से। थर्ड में क्या किया भाई, मैंने तो स्ट्रेटेजी बढ़िया बनाई ना, आप लगा नहीं पाए, वो आपकी गलती। सेकंड में क्या हो रहा है, चलो तेरे से स्ट्रेटेजी ढंग से नहीं बनी, स्ट्रेटेजी बढ़िया नहीं बना पाया, सो सेकंड इज बेकार। एक बार ये वाली लाइन पढ़ना, देखो डबल अंडरलाइन जो कर रखी है पिंक कलर में। द पर्टिकुलर पॉइंट टू नोट इज दैट टू बी इन सेल 2 इज वर्स प्लेस देन टू बी इन सेल 3। मतलब सेल 2 में रहना बड़ी ज्यादा शर्म की बात है, इन रहना सेल 3 से। चलो सेल 1 में क्या था, देखना सेल 1 में क्या होगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, तो देखो सिंस इट इज अचीविंग व्हाट इज एस्पायर्स टू अचीव, जो अचीव करना चाहते थे वही अचीव कर लिया। और फोर्थ के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर जाए। सेल 2 और सेल 4 इज डूम्ड, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज दोनों के अंदर स्ट्रेटेजी ही बेकार बनी। थर्ड के अंदर कुछ अचीव कर लोगे क्या? थर्ड सर स्ट्रेटेजी तो बढ़िया थी ना, हम लोग उसको ढंग से लगा नहीं पाए, बट स्ट्रेटेजी तो बढ़िया थी ना। अब इसको इस तरीके से लेके चलो कि मान लो आपने क्लास में ढंग से ध्यान दिया, और मैंने जो पढ़ाया दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपने घर जाके पढ़ा दैट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया, क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान दिया, घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्या एग्जाम में थोड़ा बहुत रिजल्ट आ सकता है क्या? आ सकता है, बिकॉज क्लास में तो ढंग से पढ़ा था, घर जाके भले ही नहीं पढ़ा। तो ये बात आ रही है यहाँ पे सेम। सेल 3 द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इज प्रेजेंट
टू इंश्योर इफेक्टिवनेस इवन इफ टू मच इनपुट इज यूज्ड टू जनरेट द आउटपुट। क्या एफिशिएंसी मतलब कम आउटपुट में, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भले ही इनपुट जो बहुत ज्यादा लग रहा है और आउटपुट जो चाहिए वही आ रहा है, बट आउटपुट आ तो रहा है ना, आउटपुट आ तो रहा है, भले इनपुट कॉस्ट ज्यादा आ रही है बट आउटपुट आ तो रहा है। इज इट क्लियर? पक्का? ये देखो ऊपर वाले से इसको मैच करके चलना, दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन वर्सेस स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। सर फॉर्मुलेशन दिमाग का काम है क्या? स्ट्रेटेजी बनाना और लगाना मेहनत का काम है ना? तो दिस इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड दिस इज एन ऑपरेशनल प्रोसेस। इसके अंदर क्या दिमाग काम आता है? इसके अंदर कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल स्किल्स काम आती है, और उसके अंदर मोटिवेशन एंड लीडरशिप चाहिए। बिकॉज लगाने के लिए क्या चाहिए? लोग, और लोगों को क्या करना पड़ेगा? मोटिवेशन एंड लीडरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये फॉर्मुलेट कौन करता है? स्ट्रेटेजी टॉप वाले लोग, और इंप्लीमेंट कौन करता है? मिडल एंड लोअर। तो एग्जीक्यूटिव सब टॉप लेवल फॉर्मुलेट करते हैं और मिडल और लोअर वाले लोग क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। वापस एक बार ये वाला देख लो। इफेक्टिवनेस मतलब डूइंग द राइट टास्क। स्ट्रेटेजी बनाने का मोटिव क्या है? कि स्ट्रेटेजी बढ़िया बने। एफिशिएंसी मतलब अरे जैसी भी स्ट्रेटेजी ऊपर से आई है मैं उसको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर दूं, वो होता है एफिशिएंसी। चाहे आप गलत काम के अंदर एफिशिएंसी दिखा रहे हो, मतलब आप तो बढ़िया कर रहे हो ना, ऊपर से आपको गलत ऑर्डर मिले थे तो आपने उसमें बढ़िया काम किया, बट ऑर्डर गलत था तो रिजल्ट गलत ही आएगा। एफिशिएंसी में देखो क्या, इट कुड बी द रॉन्ग थिंग। जो काम आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो गलत है, बट आप किस तरीके से उसको बढ़िया तरीके से कर रहे हो ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे। इफेक्टिवनेस मतलब सही काम होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। पक्का? क्लियर? दोनों के अंदर बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। चलो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में और फॉर्मुलेशन में दो टाइप के लिंकेज होते हैं। लिंकेज मतलब नॉर्मल लिंक, दो लिंक होते हैं। एक तो क्या होता है, आप स्ट्रेटेजी बनाने के बाद लगा रहे हो और लगाने में जो भी दिक्कत आएगी उससे निपटेंगे, ये एक टाइप का लिंक हो गया। मतलब पहले बना ली, उसके बाद इंप्लीमेंट करी, और जो होगा जो देखा जाएगा। सेकंड के अंदर स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाओ पिछले साल जो दिक्कतें आई थी वो इस साल ना आए, उनको ध्यान में रख के इस बार स्ट्रेटेजी बनाओ। क्लियर? बोल सकते हैं आपको, बट यहाँ पे लिंकेज वाली बात करी हुई है। तो अब सोच के बताओ, आज स्ट्रेटेजी बना ली, कल उसको इंप्लीमेंट करोगे और कोई दिक्कत आएगी जो निपटेंगे, ये कौन सा लिंक होगा? फॉरवर्ड। भाई आज कर लिया और कल इंप्लीमेंट करेंगे, दिक्कत आएगी जो निपटेंगे, दिस इज फॉरवर्ड लिंक। मतलब फॉर्मुलेशन का इंप्लीमेंटेशन से कैसा लिंक है? फॉरवर्ड। अब फॉर्मुलेट कर रहे हो आज, बट आपको याद आ रही है पिछले साल की बातें या पिछले महीने की बातें कि वो दिक्कतें आई थी और उन दिक्कतों को इस बार अपन सुधारेंगे, ये कौन सा हो गया? बैकवर्ड लिंक। ये कौन सा हो गया? बैकवर्ड। इसके अंदर इस तरीके से लिख लो, पहले फॉर्मुलेशन, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, और यहां पे पिछले बार की इंप्लीमेंटेशन के अनुसार इस साल की स्ट्रेटेजी क्या होगी? फॉर्मुलेट। मार्किंग ऑलरेडी करी हुई है मैंने, अंडरलाइन पढ़ना देख सेकंड वाले में। रिमेंबर दैट पार्ट्स स्ट्रेटेजिक एक्शंस आल्सो डिटरमाइन द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी। मतलब पिछले साल क्या क्या दिक्कतें आई थी वो इस साल ध्यान में रखना। मतलब पिछले बार की इंप्लीमेंटेशन से इस साल का फॉर्मुलेशन इंपैक्ट हो रहा है। हाँ, और इसके फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है? फॉर्मुलेशन पहले हो रहा है, पिछले बार का कोई ध्यान में नहीं रखना, और जो दिक्कत आएगी वो इंप्लीमेंटेशन में निपटेंगे। मेनी चेंजेस हैव टू बी इफेक्टेड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी नई स्ट्रेटेजी लाने के बाद कुछ चेंज करने तो ऑर्गेनाइजेशन में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पहले बनाई फिर इंप्लीमेंट किया, दिक्कत आई तो निपट लिया। सेकंड के अंदर क्या कर रहे हो? दिक्कतें आने से पहले पिछली बार की इंप्लीमेंटेशन के सहारे से इस बार की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो। क्लियर? दोनों डन। फिर आते हैं ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए। स्ट्रेटेजिक चेंज, टॉपिक का नाम है स्ट्रेटेजिक चेंज। चेंज मतलब चेंज, बदलाव। सर पुराने को हटा के नहीं लेकर आना, ये क्या हो गया? बदलाव है। चलो मॉडिफिकेशन इन दी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी, ब्रिंगिंग आउट द न्यू स्ट्रेटेजी ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल फोर्सेज इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चेंज। मतलब स्ट्रेटेजी में चेंज लाना, इसका मतलब पुरानी स्ट्रेटेजी को हटाना या उसकी जगह नहीं लाना, या पुरानी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव करना। दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक चेंज। दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक चेंज। एक बार डेफिनेशन वापस पढ़ो। मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज लाना, या फिर ब्रिंगिंग आउट। अगर नई स्ट्रेटेजी लाओगे तो पुरानी को हटाना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली भाई, एक की जगह एक ही है ना, तो नई लेकर आओगे तो पुरानी हट गई, और ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है ड्यू टू चेंजेस इन, किसी ना किसी कारण की वजह से आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ रही है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक चेंज। अभी तक एकदम सिंपल अभी होगी डेफिनेशन। लेमन लैंग्वेज में बोलूं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजी को चेंज करना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चेंज। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चेंज। स्टेप्स टू इनिशिएट अ स्ट्रेटेजिक चेंज। अब स्ट्रेटेजिक चेंज कैसे लेके आओगे? सबसे पहले रिकॉग्नाइज द नीड, सेकंड क्रिएट अ विजन, थर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। फर्स्ट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। क्या चेंज की जरूरत है क्या? कैसे पता पड़ेगा?
मार्केट में, तो मार्केट मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी, मार्क करना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज, स्वॉट एनालिसिस, और ढूंढो गैप कहां है और क्या चेंज करने की जरूरत है, क्या चेंज का स्कोप एग्जिस्ट है, क्या क्या चेंज करेंगे तो ये गैप फिल हो जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या ढूंढा कि गैप कहां है और उस गैप को हम चेंज करके फिल कर सकते हैं क्या। चेंज मतलब किसी भी चेंज में, अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंज करके वो गैप को फिल किया जा सकता है क्या। मतलब हेडलाइन पढ़ो, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। भाई चेंज की जरूरत है भी या नहीं। अब अपन ये श्योर हो गए कि चेंज की जरूरत तो है। अब चेंज डायरेक्ट कर दोगे तो क्या वर्कर्स मान जाएंगे? उनको बेला फुसला के बाटली में उतारना पड़ेगा, है ना। ये तो पॉइंट है। तो क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। शेयर्ड विजन मतलब उनको बताओ कि इस चेंज से क्या क्या फायदा होगा, इस चेंज से फ्यूचर में क्या क्या फायदा होगा। उनको अपने साथ ले लो, उनपे चेंज थोपो मत, उनको समझाओ कि ये चेंज नेसेसरी है और बेनिफिशियल है। नेसेसरी मतलब जरूरी है और बेनिफिशियल मतलब ये अपने सबकी भलाई के लिए, इससे आपको भी ये फायदे मिलेंगे। कन्विंस ऑल द कंसर्न दैट द चेंज इज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल। और इसमें लिखो पॉसिबल ओनली इफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर फॉलोड अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन मतलब दोनों की सोचने का एक रास्ता, वो क्या होना चाहिए? सेम। क्या ऑर्गेनाइजेशनल के टॉप लेवल मैनेजर्स भी, मैनेजमेंट भी क्या सोच रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का भला। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉइज भी क्या सोच रहे होंगे? ऑर्गेनाइजेशन का भला। क्या तो वो चेंज के लिए मान जाएंगे क्या? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि हाँ इससे ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, तो दोनों मान जाएंगे। तो दोनों को एक ही लाइन में सोचवाने का काम किसका है? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या करेगा? उन लोगों को बताएगा कि भाई नेसेसरी है और बेनिफिशियल है चेंज लाना, तो चेंज लाना पड़ेगा। एंड थर्ड के अंदर क्या? इंस्टीट्यूशनलाइज, मतलब चेंज ले आओ, चेंज ले आओ, चेंज ले आओ। क्या चेंज लाने तक काम खत्म? उसको लगातार, हाँ चेंज धीरे नहीं, चेंज लेकर आ गए उसको लगातार मॉनिटर करते रहो, मैनेज कर, रिव्यू करो, मॉनिटर करो, कंट्रोल। वो जो कंट्रोल वाली स्टेप पढ़ते हैं ना, वो यहाँ करनी है। क्या 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 इसको चेंज को इंप्लीमेंट करो, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली इट इज एक्शन चेंज रिक्वायर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंज स्ट्रेटेजी। क्या आपने बदली हुई स्ट्रेटेजी लगा दी? लगा दी। उसके बाद क्या करना है? दिस शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड रिव्यूड। रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड रिव्यूड। और अगर कोई डेविएशन आ रहे हैं तो क्या करेंगे? टेक करेक्टिव एक्शन। तो डेविएशन ढूंढो अगर मिलते तो, एंड व्हाट टू द नोटिस ऑफ अ पर्सन कंसर्न। पर्सन कंसर्न, टीसीडब्ल्यूजी आपके ऑडिट में है, टीसीडब्ल्यूजी। अरे मतलब जो जिसने चेंज की जिम्मेदारी ली थी ना कि मैं इस चेंज में लाऊंगा, तो आपका काम क्या है? आपका काम क्या? उस चेंज को देखो और बताओ वापस उसको कि भाई तूने बोला था ना चेंज लाएगा, ये चेंज में दिक्कत आ रही है, वो लेकर पक्का। अब यहाँ जो एक छोटा सा बोला है, देखो रिक्वायर्स चेंज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंज स्ट्रेटेजी, बोला है चेंज कर दो। अब चेंज करने के भी कुछ स्टेप है। अभी तक अपन क्या देख रहे थे? अपन स्टार्टिंग में क्या चेंज की जरूरत है और लास्ट तक उसको मॉनिटर करके छोड़ के आए। अब ये नेक्स्ट वाला जो आ रहा है, कर्ट लुईन मॉडल ऑफ चेंज, एग्जाम के लिए मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट है। कर्ट लुईन मॉडल ऑफ चेंज। चेंज मतलब सर ये बोल रहा है, ये सिर्फ थर्ड स्टेप का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। थर्ड स्टेप का कि चेंज लेकर आ जाओ, चेंज लेकर आ जाओ। तो कैसे लेकर आओगे? उसके 3 स्टेप्स है। पहले आपका पुराना बिहेवियर और एटीट्यूड को तोड़ दिया जाएगा। पहले आपका पुराना बिहेवियर और एटीट्यूड को तोड़ दिया जाएगा, फिर बदलाव कर देंगे और फिर वापस जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है ना। इसलिए इसमें अपन याद करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक अपने पेन में ब्लू कलर की रिफिल हटा के रेड रिफिल डालनी, तो पहले क्या करोगे? पेन के अस्थि पंजर खोल दोगे, फिर उसमें से ग्रीन वो ब्लू रिफिल निकालोगे, फिर क्या करोगे? रेड रिफिल डाल दोगे। हो गया चेंज। और वापस सारे अस्थि पंजर ऊपर नीचे के सारे जो है लगा दोगे। ये क्या हो गया? अब चेंज हो गई। बट इसमें 3 स्टेप है। क्या किया? पहले पूरा पेन डिसेंबल किया, फिर चेंज किया और वापस असेंबल कर दिया। सेम यही है। अनफ्रीजिंग का सिचुएशन को अनफ्रीज कर दो ताकि चेंज करना इजी हो जाए, फिर चेंज कर दो और वापस क्या कर दो? रिफ्रीज। एक बार ये वर्ड्स वापस पढ़ना। हाँ रिफ्रीज वापस से जमाना, इधर इधर। अनफ्रीज, चेंज एंड रिफ्रीज मतलब पुराने एटीट्यूड्स को चेंज करना है ना, तो अनफ्रीज क्या करोगे? अरे जो भी उनका एटीट्यूड है, जो अभी तक उनका पूरा डे का शेड्यूल चल रहा है, उसको अनफ्रीज कर दो। ठीक है, फिर उसको जो पार्ट चेंज करना है वो चेंज कर दो और वापस से रिफ्रीज कर दो। किसने? हाँ हाँ इसने दी ना, कर्ट लुईन ने। अरे ये एग्जाम के पॉइंट है, अपने याद करने के लिए नहीं है। अनफ्रीज, चेंज एंड रिफ्रीज अपने याद करने का है। पेन का रिफिल का एग्जांपल, पेन खोलो, रिफिल बदलो, पेन को वापस जोड़ दो। अनफ्रीज, चेंज एंड रिफ्रीज। अनफ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन दी ओल्ड एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कस्टम एंड ट्रेडिशन सो दैट दे कैन स्टार्ट विद द क्लीन स्टेट। मतलब पुराना एटीट्यूड, पुराना जो भी लगा लुगाया कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको पूरे को तोड़ दो, वो कल्चर को पूरे को हटा दो, फिर नया कल्चर लाओ। और तब तक चेंज करते रहो जब तक नया कल्चर आपकी नॉर्मल लाइफ का क्या नहीं बन जाए? पार्ट नहीं बन जाए। ठीक है, अब मैं पहले ये लास्ट वाला बढ़ाता हूं। रिफ्रीजिंग अकर्स व्हेन अ न्यू बिहेवियर बिकम्स अ
नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। इतनी आसानी से मूव ऑन करने नहीं आता। बहुत बहुत अच्छा बेटा। अब सुनो, अब चेंज लाना है। सुनो रे, अब आपको है ना लोगों के एटीट्यूड एंड बिहेवियर को चेंज करना है। 3 तरीके से कर सकते हैं अपन, कंप्लाइंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। कंप्लाइंस मतलब स्ट्रिक्टली मैं जो कह रहा हूं ये करेगा, चेंज करना पड़ेगा, नहीं बाहर जा, बाहर जा, ये हो गया स्ट्रिक्ट। अगर चेंज करोगे तो रिवॉर्ड, नहीं करोगे तो पनिशमेंट। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का वैसा ही कुछ हो गया कंप्लाइंस, मतलब आप इसमें स्ट्रिक्ट हो जाते हो। इसमें लोगों को समझा बेलाना फुसलाना नहीं है, उसमें क्या करना है, डायरेक्टली कंप्लाइंस, चेंज करो, चेंज करो। करोगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे, नहीं तो नौकरी छोड़ सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर गुड एंड बैड बिहेवियर। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन। अरे तुम क्या जानो यार हमारे जमाने में, अरे भिड़े नहीं रे, अपन नहीं बोलता है, तुम क्या जानो, एपीजे अब्दुल कलाम से सीखो। वो पता, वो ऐसा कहते हैं ना, वो नाव में नदी पार करके स्कूल जाते थे। तो आपको क्या करें, एक आदमी की पर्सनालिटी से आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूं, कि रोल मॉडल दे रहा हूं आपको कि वैसा बनना है क्या। हाँ तो चेंज करो। उन्होंने भी अपनी लाइफ में चेंज, पूरी लाइफ के अंदर चेंज उन्होंने भी किया था, तब वो इतने बड़े आदमी बने। तो आप उनको रोल मॉडल मानते हो ना, हाँ तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। व्हेन मेंबर्स आर साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड अपॉन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद सम गिवन रोल मॉडल्स। मतलब सर कोई आदमी अपना एक इंस्पायर्ड है उस रोल मॉडल से, तो उसको उसी रोल मॉडल का एग्जांपल दे के समझाओ। सेकंड और थर्ड आता है इंटरनलाइजेशन। उस बंदे की इंटरनल थॉट प्रोसेस को चेंज कर दो। संदीप महेश्वरी की वीडियो दिखाओ, नहीं तो अपने जेठालाल के बापूजी से मिलवा दो, वो हर आदमी का इंटरनलाइजेशन कर देते हो। हृदय परिवर्तन, इंटरनल चेंजिंग ऑफ इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द चेंजेस। वापस से ये इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, ये वाला का क्वेश्चन आ सकता है। नाम याद रखना, कर्ट लुइन। कर्ट लुइन इस बंदे का नाम था। इसने दिया 3 चेंज करने के 3 स्टेप्स, अनफ्रीज, चेंज, रिफ्रीज। चेंज में, अनफ्रीज में क्या करना है, पुराने एटीट्यूड, बिहेवियर, कस्टम और ट्रेडिशन। इस तरीके से यहाँ पे अगर आपके नोट्स के अंदर आपने अंडरलाइन नहीं करी है तो ऐसे लिख सकते हो, और कर दिए तो फिर बेटर। कैसे भी करके अगर नंबर डाल सकते हो डाल दो, और या फिर एक काम करो, स्टिकी नोट लगा दो और उस पे ऐसे लिख दो 1 2 3 4। इन 4 चीजों को तोड़ना है। So unfreezing is the process of breaking down the old attitude, behavior, tradition and customs so that they can be start with a clean slate। मतलब इस क्लीन स्लेट से चालू करने के लिए आपका पुराना एटीट्यूड तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको चेंज करवा दूंगा। और चेंज करवाने के बाद जब तक वो नया चेंज आपकी रूटीन लाइफ का पार्ट नहीं बन जाता, तब तक आपको रोज चेंज करवाता रहूंगा, ताकि आप उसी के आदी हो जाओ। वेरी गुड। चलो, द न्यू बिहेवियर मस्ट रिप्लेस द फॉर्मर बिहेवियर कंप्लीटली। नया बिहेवियर पुराने को कंप्लीटली क्या कर देना चाहिए, क्या है, सर्फ एक्सेल यूज करता है, वेरी गुड। अरे सुनो रे, द न्यू बिहेवियर मस्ट कंप्लीटली रिप्लेस द ओल्ड बिहेवियर। और ये इसको कंटिन्यूअसली रिइंफोर्स करते रहो। अगर आपको लग रहा है, फॉर एन एग्जांपल देखना इधर, ये आपका नया बिहेवियर, इधर ये आपका नया बिहेवियर, ये पूरा इंट्रोड्यूस हो गया, बट आपको मेरे को 2-3 दिन बाद वापस लगा कि आप इस लेवल पे थे और आप वापस इस लेवल पे आ गए। मतलब नया बिहेवियर जितना आपने सीखा, उस छोटे से पार्ट ऑफ बिहेवियर को आप वापस भूलने लग गए, आप वापस आपकी पुरानी हरकतें करने लग गए हो। तो मैं क्या करूंगा, वापस से बोलूंगा कि चेंज करो, और वापस आपको इसी लेवल पे मेंटेन करूंगा जब तक ये लेवल आपका मेंटेनेंस, मतलब ये लेवल पे आप लोग मेंटेन ना हो जाओ और ये आपका नॉर्मल पार्ट ना बन जाए, आपके रूटीन लाइफ का नॉर्मल पार्ट ना बन जाए। कहां गए रे, continuously reinforce the new acquired behavior does not diminish or extinguish। मतलब नया बिहेवियर को जो आपने एक्वायर किया है वो कहीं खत्म ना होने लग जाए, तब तक क्या करते रहोगे, चेंज्ड बिहेवियर को बार बार रीइंफोर्स करते रहोगे। रीइंफोर्स मतलब अरे पुश करना, बार बार लोगों को बताओगे, चारे वापस अपना नया चेंज किया हुआ भूल गया, चेंज कर। क्लियर, पक्का। चलो फिर मैं बीपीआर छुड़वा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अपन इसको सेकंड पे लेंगे। फिर आता है बेंचमार्किंग। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बेंचमार्क? वाह, बेंचमार्किंग मतलब आपको किसी से कंपेयर करना। मतलब अपने माइंड में अपने एक टारगेट सेट कर लिया और बार बार अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं कि हम वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपको एक वो मूवी याद होगी, भाग मिल्खा भाग, वो फ्लाइट के अंदर 49.5 या 8 सेकंड ऐसा कुछ नहीं, कुछ पॉइंट होता है जहां तक मुझे ध्यान है, ऐसा कोई सेकंड्स वो लिखा लेता है। इसका मतलब ये हाईएस्ट स्कोर है, मतलब इतने कम सेकंड्स में किसी ने वो 100 या 200 मीटर की कुछ 400 मीटर, अरे होगा ना, तो हाँ तो अरे हाँ ठीक है, तो 400 मीटर की वो वाली रेस का रिकॉर्ड क्या था, मान लो 49.5 सपोज। क्या उसने मिल्खा सिंह ने क्या किया, 49.
49.5 सेकंड को क्या बना लिया अपना टारगेट, और बार बार मेहनत करते गया जब तक कि वो 49.5 का टारगेट अचीव ना हो गया। मतलब एक बेंचमार्क सेट कर लिया और बार बार अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क से कंपेयर करता गया जब तक वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं बेंचमार्किंग। ये हो गया एकदम अच्छा सा एग्जांपल है, एकदम नॉर्मल एग्जांपल। घर वाले नहीं बोलते वो शर्मा जी का बेटा, वो काबरा जी का लड़का, देख उनसे कुछ सीखो, इतना टॉप करके बैठे हैं, आया ना। तो मतलब अपने लिए क्या टारगेट बन जाता है वो कि हमारी क्लास में, हमारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया कौन है, वो हमको किससे अच्छा परफॉर्म करना है उससे। तो ये क्या हो गया, बेंचमार्किंग। चलो नया अच्छा एग्जांपल, आपकी इंडस्ट्री के अंदर मान लो दो कंपनीज है, एक्स और वाई। अपन कौन है, एक्स, ठीक है। अपन कौन है, एक्स है ना। मान लो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 9 रुपए और अपने कॉम्पिटिटर वाई की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 8 रुपए। तो आपका टारगेट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 8 तक लाना। भाई वो ला पा रहा है तो मैं क्यों नहीं, भाई वो 8 तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ला पा रहा है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। तो ये क्या हो गया सर, मैंने बेंचमार्क सेट कर लिया और बार बार मैं ट्राई करूंगा मेरी कॉस्ट को कम करने का जब तक कि मेरी कॉस्ट 8 नहीं हो जाती। सो दिस इज बेंचमार्किंग may be defined as a standard or point of reference against which things may be compared. Things may be compared. This is just like your standard costing. डेविएशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये भी वही है। टारगेट सेट कर लिया, उससे अपने परफॉर्मेंस को बार बार मेजर करो और देखो कि कितना डेविएशन आ रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है। बस वही है। So benchmarking is an approach of setting goals and measuring productivity based on industry practices. Industry best industry practices. इंडस्ट्री में बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है, सर वाई। हम कौन है, एक्स। तो हम लोग को क्या करना है, वाई के बराबर परफॉर्म करना है। उसकी कॉस्ट 8 आ रही है, हमारी 9, वो ऐसा क्या कर रहा है, तो हम लोगों को भी निरंतर वो कोशिश करनी है जब भी हमारा कॉस्ट भी क्या आ सके 8। सुनो रे, स्टेप्स इन बेंचमार्किंग, आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग। पहले देखो बेंचमार्किंग की नीड है क्या। हाँ सर बेंचमार्किंग की नीड तो है, बिकॉज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सेकंड, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। एग्जिस्टिंग मतलब अपनी प्रोसेस देखो कि आपकी बिजनेस प्रोसेस कैसी है। फिर आइडेंटिफाई करो इंडस्ट्री का बेस्ट कौन है। फिर पता पड़ा इंडस्ट्री का बेस्ट कौन है, बाय। मतलब पहले में क्या करा देखो, डिफाइन दी ऑब्जेक्टिव्स की बेंचमार्किंग क्यों करनी है, बेंचमार्किंग क्यों करनी है। सेकंड में अपन ने देखा कहां गया, ये रहा, कलेक्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स। मतलब आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे इंटरव्यू से, विजिट करके और क्वेश्चनर फिल करवा के। दिस इज जस्ट लाइक योर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर नहीं देखते ऑडिट एविडेंस कैसे गैदर करेंगे, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशन, ये सब उस टाइप की चीजें है कि अपनी प्रोसेस देखो कि वो क्या है। फिर देखो आइडेंटिफाई इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्री का बेस्ट कौन है, काबरा जी का लड़का। विद इन द सेलेक्टेड फ्रेमवर्क बेस्ट प्रोसेसेस, अरे शर्मा जी, वर्मा जी, काबरा जी, किसी का भी लड़का, देयर में बी विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल टू इट। मतलब बेस्ट प्रोसेस क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती है क्या, हाँ। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे 2 प्रोसेस है, P1 और P2। P1 इज परफॉर्मिंग बैड एंड P2 इज परफॉर्मिंग गुड, किसी भी एक चीज में। तो ये क्या हो रहा है, P1 को P2 से कंपेयर किया जाएगा एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो अब आप इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं से भी ले सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर भी और इंडस्ट्री के बाहर भी। अभी तक की 3 स्टेप। बेंचमार्किंग क्यों करनी है, अपनी हालत देखो, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस को पहचानो, कंपेयर ओन प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स। मतलब यहां क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे। गैप्स इन परफॉर्मेंस आर एनालाइज, क्या गैप्स है, दोनों के फिगर्स आए, अब इन दोनों के फिगर्स को कंपेयर करो और ढूंढो किन किन वजह से ये गैप आ रहे वैसा। एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड इंप्लीमेंट दी। अब उस आपने देख लिया किन किन वजह से आ रहे हैं, सर हमारे यहाँ पे ना एक आयुष जैसा मैनेजर है, बिल्कुल भी काम अच्छा नहीं करता, तो उसको बदलो। प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड इंप्लीमेंट द नेसेसरी, उसमें लिखो कि आयुष की वजह से ये दिक्कत आ रही है तो आयुष को बदला जाएगा, आया ना। चलो, सच रिपोर्ट इंक्लूड्स द एक्शन प्लान फॉर, इधर सच रिपोर्ट इंक्लूड्स द एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन। मतलब इंप्लीमेंटेशन क्या करोगे, एक्शन प्लान को। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सर स्ट्रेटेजी या बेंचमार्किंग की जो भी स्टेप्स है वो फॉर्मुलेट भी यही होगी, प्लस 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 इंप्लीमेंट भी यही होगी। मतलब दोनों स्टेप्स को एक साथ करके लिख दिया, ये याद रखना, अलग स्टेप मत लिख कर आ जाना। सबसे पहला था नीड फॉर बेंचमार्किंग, सेकंड क्लियरली अंडरस्टैंडिंग द ओन एग्जिस्टिंग प्रोसेस, थर्ड आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंपेयर द बोथ। फिर फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन नहीं, प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड इंप्लीमेंट द, है ना। एंड लास्ट इवेल्युएशन। मतलब अब आपने ये जो इंप्लीमेंटेशन कर दिया ना, इसको देखते रहो कि हमने जो सोचा कि हम लोग ये स्टेप्स लेंगे उसकी वजह से ये गैप कम हो जाएगा, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो डेविएशंस आ गए ना, टेक करेक्टिव एक्शंस, इंप्रूवमेंट्स विज़
ऑब्जेक्टिव्स, इंप्रूवमेंट विज़ ऑब्जेक्टिव, मतलब जितने इंप्रूवमेंट आए और जितना सोचा था इन दोनों को कंपेयर करो। अगर इंप्रूवमेंट उतने ही आ गए जितना सोचा तो बहुत बढ़िया, और नहीं आए तो कहां कमी रह गई उसको ढूंढो और उसको करेक्ट करो। क्या ये 6 स्टेप्स याद होगी क्या? चलो कंटिन्यू कंटिन्यू। बेंचमार्किंग कैन बी डन इन वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस, लाइक कहां कहां बेंचमार्किंग लगा सकते हो? जस्ट एन एग्जांपल, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, मतलब सर वो आदमी अपने प्लांट की मेंटेनेंस 2 बार कराता है, हमको 4 बार करानी पड़ती है, गलत हो रहा है ना? मतलब हमको भी 2 बार जितना करवाना चाहिए। वो क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, कितने ढंग से अपनी मशीन यूज करता है कि उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट साल में 2 ही बार आती है, और हमको कितनी बार करानी पड़ती है? 4 बार। असेसमेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब उसकी कॉस्ट कम, हमारी कॉस्ट ज्यादा, वो ऐसा क्या कर रहा है कि उसकी कॉस्ट कम, मतलब ये बता रहा है इन चीजों में आप क्या कर सकते हो? बेंचमार्किंग लगा सकते हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है, आप नहीं बना पा रहे, लफड़ा है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वो गली गली तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पा रहा है, आप नहीं पहुंचा पा रहे। कस्टमर सर्विसेज, उनकी कस्टमर सर्विस एकदम शानदार है, बागा की तरह, आपके पास बागा जैसा एम्प्लॉय नहीं है। फिर आता है प्लांट यूटिलाइजेशन लेवल, वो अपना पूरे प्लांट का कितना यूटिलाइज करें? 80%, आप कितना करो? 60। अरे यार वो इतना ज्यादा क्यों कर पा रहे? आप भी वो चीजें करो ताकि आपको समझ आएगा। एंड एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स को वो इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे, तो इस चीज में भी बेंचमार्किंग लगा सकते हैं। हाँ, एक बार वापस से देखना, क्या ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है इंक्लूसिव? मतलब इंक्लूसिव है ना, लाइक है ना, लाइक इसमें और भी बहुत सारे लाइक आ सकते हैं, तो दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार रीड कर लोगे तो 2-3 चीजें वैसे याद रह जानी है। चलो फिर अपन आ जाते हैं अपने बीपीआर। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन मैंने किया। बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस? जो बिजनेस करने की प्रोसेस है, वेरी गुड, दैट्स टाइप ऑफ आंसर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अरे बिजनेस प्रोसेस सर, किसी भी बिजनेस की प्रोसेस जो इनपुट को आउटपुट में बदलते, दिस इज द प्रोसेस। अब जो इनपुट का आउटपुट बदलने वाली प्रोसेस को अगर वो बिजनेस करती है उससे, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस। देखो देखना, सेट ऑफ एक्टिविटीज, आयुष, सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ इनपुट इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट्स फॉर अनदर पर्सन या प्रोसेस। किसी और के लिए हम एक इनपुट को दूसरे आउटपुट में कन्वर्ट करें, दैट इज बिजनेस प्रोसेस, दैट इज बिजनेस प्रोसेस। ऐसा लाइन वाइन मत करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन मत लो। तो फिर आता है बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब इस बिजनेस प्रोसेस को टोटली क्या करना है अपन को? री इंजीनियरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियर? बनाना। री इंजीनियर मतलब वापस बनाना। तो सर वापस क्या बनाए? बनी बनाई तो है, पुरानी वाली को भूल जाओ, नई तरीके से सोचो। 100% अगर आप ये बिजनेस प्रोसेस नई तरीके से करते तो क्या होता, और अभी क्या कर रहे हो, डिफरेंस आपको खुद को मिल जाएगा। मतलब आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, और वो कमियां सुधारने के लिए, वो कमियां सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करना पड़ेगा। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मीन स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल ओवर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग वर्ड पे फोकस दिया। इंजीनियरिंग मतलब बनाना, री इंजीनियरिंग मतलब वापस से बनाना। क्या अपन बनाते हैं हर चीज को स्टार्टिंग से है क्या? हाँ, तो ये वही बोलना चाह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल ओवर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब ऐसा सोचो अभी तक ये काम होता ही नहीं था, अब ये काम करोगे तो कैसे करोगे? तो आपको पता पड़ जाएगा कि अभी ये काम कैसा हो रहा है, और ये काम अभी जैसा नहीं होता, भूल जाओ तो कैसा होता। फोटो पढ़ना पड़ेगा, फोटो पढ़ना पड़ेगा। ये फोटो आपकी स्क्रीन पे, ये फोटो आपकी स्क्रीन पे इधर। री इंजीनियर मतलब पुरानी प्रोसेस में कोई दिक्कत थी, इसलिए आप क्या प्रोसेस को चेंज करना चाह रहे हो। पुरानी प्रोसेस में क्या दिक्कत आ सकती है? पुरानी प्रोसेस क्वाइट लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड इनएफिशिएंट। मतलब पुरानी चीजों में, पुरानी प्रोसेस के अंदर किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती थी, बहुत ज्यादा लेंदी थी, मतलब बहुत सारे जने इन्वॉल्व थे, बेमतलब के दूसरे दूसरे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, एंड इनएफिशिएंट थी, मतलब ढंग से काम नहीं हो रहा था। तो क्या बिजनेस प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है? क्या बिजनेस प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल है। जैसे कि अपन ने अभी देखा फोर्ड के अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे थे, अब वही काम ऑनलाइन, मतलब ऑटोमेटिक कर दिया, ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर सिस्टम से कर दिया, तो लोग बाग कम हो गए। तो यही तो आपको करना है, बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करना है। देखो, सिंप्लीफाइंग द एंड स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लेक्स है उसको सिंप्लीफाई कर दो, ताकि ऑटोमेटिकली उसमें से लगने वाला टाइम और वो लेंदी कम हो जाएगी। एलिमिनेटिंग ऑल रिडंडेंट एंड नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स, इसका मतलब रिडंडेंट मतलब बिना काम की, मतलब जो स्टेप्स काम की नहीं उनको हटा दो, इससे क्या होगा? टाइम बचेगा, फालतू स्टेप्स ऐड नहीं होंगे। रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली द नंबर ऑफ स्टेजेस, मतलब अगर उसमें काम करने में 1 2 3 4 स्टेप, इतनी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो क्या करो? उसको कम कर दो, फालतू के स्टेप्स को हटा दो, डायरेक्ट 1 के बाद 4th वाला काम अगर हो सकता है तो कर दो, बीच में सेकंड और थर्ड का जो टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी,
जो फालतू के स्टेप्स हटेंगे उससे कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोसेस में एफिशिएंसी आएगी। एंड लास्ट, इस वर्ड को अच्छे से मार्क कर लेना, यूज ऑफ आईटी सिस्टम, यूज ऑफ आईटी सिस्टम। अब ये बोल रहे हैं, एक बात बताओ, क्या सारी बिजनेस प्रोसेस को इंजीनियर कर दोगे क्या जितने ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी उसी को तो करोगे जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। सो ये क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ इट। क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, हाँ ये इसके अंदर वो याद है आपको। फिर आता है सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ बीपीआर। थ्रस्ट मतलब, सेंट्रल थ्रस्ट मतलब मेन मोटिव ऑफ बीपीआर। बीपीआर क्यों कर रहे हो? बीपीआर क्यों कर रहे हो? बीपीआर सर हम इसलिए कर रहे हैं कि कस्टमर को जो चाहिए, कस्टमर को जो चाहिए और हम जो दे पा रहे हैं, इन दोनों में बहुत क्या है डिफरेंस, बहुत क्या है टाइमिंग डिफरेंस। मतलब ये टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, कस्टमर चाहता है कि हमको वो प्रोडक्ट 2 दिन में मिल जाए और आपकी कंपनी बना के दे रही है 6 दिन में। क्या आपके बिजनेस प्रोसेस में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो इसको चेंज क्यों करना है? ये 2 से 6 दिन, जो 4 दिन का गैप है, आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो। देखो, कस्टमर नीड इज रिकॉर्डेड 2 दिन एंड कस्टमर नीड सेटिस्फायर 6 दिन कस्टमर को अपन दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 4 दिन का जो गैप है इसको कम करने के लिए आपको बीपीआर करना जरूरी है। एक बार इसको मार्क करना, द रिडक्शन ऑफ द टोटल साइकिल टाइम ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस इज द सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ बीपीआर। यहां लिख लो, एमसीक्यू आ सकता है यहां से। Central thrust of BPR, second line. The reduction of the total cycle time of a business process is the central thrust of BPR. मतलब मेन मोटिव, इसका मेन मोटिव क्या है? ये है इसका मेन मोटिव। हाँ हाँ बिल्कुल। आते हैं अब बहुत अच्छा टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर। बीपीआर करते टाइम ये 3 चीजें करोगे क्या सर? एक तो शुरुआत से सोचेंगे, यार ये ना, शुरुआत से सोचेंगे, ये पुराना सोचा हुआ सारा भूल जाओ, पुराना सोचा भूल जाओ कि ये काम कैसे होता, और अब नए तरीके से काम को करो, तब आएगा मजा। तब आपको पता पड़ेगा कि अच्छा नए तरीके से काम ऐसा होता है और पुराने तरीके से ऐसा हो रहा है। जैसे फोर्ड के एग्जांपल में वो लोग क्या करते थे, 500 लोग एम्प्लॉय लेके बैठते थे, अच्छा ये परचेज ऑर्डर, ये अपनी रिसिप्ट नोट, ये मतलब गुड्स रिसिप्ट नोट, ये उस सप्लायर का बिल, ये अपना, ये इन सबको मैच करते थे। ये क्या हो रहा था? अभी की प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस को आज की डेट में करना होता तो कैसे करते? सर कंप्यूटर सिस्टम यूज कर लेते हैं ताकि सारा डेटा कंप्यूटर से जाएगा और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मैच कर देगा। तो पहले वाला जो हो रहा है उसको भूल जाओ, नया वाला सोचो, तो आपको पता पड़ जाएगा पुराना आप कहाँ है और नया वाला कहाँ है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता पड़ जाएगा। इसको कहते हैं फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल मतलब स्टार्टिंग से सोचो, स्टार्टिंग से पावर सोचो, पुराना सारा भूल जाओ और स्टार्टिंग से सोचो ये काम कैसे होता। चलो अंडरलाइन करो, री इंजीनियरिंग बिगिंस विद अ टोटली फ्री स्टेट ऑफ माइंड विदाउट हैविंग अ प्री कंसीव्ड नोशन। और बाप रे, ये क्या डाल दिया, प्री कंसीव्ड नोशन मतलब अजम्पशन, पहले से जो ऑलरेडी जो प्रोसेस है उसको भूल जाओ, अजम्पशन को सब भूल जाओ, डायरेक्टली सोचो, डायरेक्टली सोचो कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो ये क्या होता, सब कुछ नहीं होता तो ये क्या होता, उस तरीके से सोचो, तब आपको पता पड़ जाएगा अच्छा इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। डिटरमाइंस व्हाट अ कंपनी मस्ट टू डू, नहीं अंडरलाइन करना, रुको, हाँ, इग्नोर्स व्हाट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इज एंड कॉन्सेंट्रेट व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट शुड बी। भाई अब भूल जाओ अभी क्या है, भूल जाओ कैसी होनी चाहिए थी, तो आपको पता पड़ जाएगा अभी जो है और कैसी होनी चाहिए थी इसमें डिफरेंस है। बार बार आपको इस चीज पे एम्फसाइज क्यों किया जा रहा है, बार बार आपको इस चीज पे एम्फसाइज क्यों किया जा रहा है कि आप पुराना भूल जाओ, पुराना भूल जाओ? बिकॉज अगर आपको पुराना याद रह गया तो आप क्या करने की सोचोगे, उसमें ही थोड़ा इंप्रूवमेंट, कि भाई इसको थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो बीपीआर इज नॉट अबाउट स्मॉल इंप्रूवमेंट, इट इज ऑल अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ड्रामेटिक बिग इंप्रूवमेंट। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, देखो, ओह, री इंजीनियरिंग डजंट मीन मार्जिनल इंप्रूवमेंट, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस बाय ऑल टुगेदर अ न्यू वन। इससे क्या होगा, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आएगा। एंड मैंने वापस वो चीज वापस एक यहां मार्क करना, रेडिकल रीडिजाइन। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल? कंप्लीट रीडिजाइनिंग, कंप्लीट रूट से, रेडिकल मतलब रूट से, अरे सुनो रे, रेडिकल मतलब कंप्लीट रीडिजाइन, कंप्लीट रीडिजाइन मतलब जो आप काम कर रहे हो उसको पूरी तरीके से क्या कर दो, पूरी तरीके से क्या कर दो, चेंज कर दो, इधर इधर इधर, गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज, रूट कॉज, इसकी जड़ क्या है वहां तक जाओ, एंड नॉट अटेम्प्टिंग टू मेक एनी सुपरफिशियल, मतलब हवा में चेंजेस मत करो, एक्चुअली में चेंजेस करो, एक्चुअली में। अब यहां देखो, कंप्लीटली डिस्कार्डिंग द ऑल एग्जिस्टिंग
पुराने को हटा दो और उसको रिप्लेस कर दो बाय कंप्लीटली न्यू वेज ऑफ डूइंग। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए आ सकती है, याद होनी चाहिए, लिख कर आओगे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। री इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट बिजनेस री इन्वेंशन, बिजनेस री इन्वेंशन, बट नॉट बिजनेस इंप्रूवमेंट, बिजनेस एनहांसमेंट एंड बिजनेस मॉडिफिकेशन। मतलब ये छोटा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा एनहांसमेंट नहीं है, दिस इज टोटली री इन्वेंशन, टोटली रीडिजाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, रीडिजाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। मतलब छोटा मोटा चेंज नको, छोटा मोटा चेंज नहीं चाहिए, पूरा का पूरा बड़ा चेंज चाहिए। अब ये 3 पार्ट है, देखो तीनों पार्ट का ना क्रक्स जो है वो बीपीआर ही है, बट बीपीआर में बोलता है ये 3 चीजें होती है। सबसे पहले फंडामेंटल रीथिंकिंग, मतलब पुराने को भूल जाओ, पुराना क्या है ओवरऑल सोचना है, पुराने को भूल जाओ क्या हो रहा है, आपको पूरा नए तरीके से सोचना है। रेडिकल चेंज, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज, छोटा मोटा नहीं, पूरा का पूरा चेंज कर दो। एंड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, छोटा मोटा इंप्रूवमेंट चाहिए क्या, नहीं। मार्जिनल इंप्रूवमेंट चाहिए, नहीं। आपको क्या चाहिए, बड़ा इंप्रूवमेंट, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। फॉर एन एग्जांपल फोर्ड ने जो किया, उसके कितने एम्प्लॉइज थे, 500, मान लो 500 की जगह 480 हो जाते, छोटा इंप्रूवमेंट या बहुत ज्यादा, छोटा, बट कितने हो गए 125, मतलब 500 से 125, कितने लोगों की सैलरी बढ़ गई, बच गई 375। क्या ये छोटा इंप्रूवमेंट है, बड़ा बड़ा, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये क्या है बीपीआर, इसलिए ये क्या है बीपीआर। ये तीन वर्ड मार्क कर दो, ये 3 वर्ड तो आने ही चाहिए, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल डिजाइन एंड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। पक्का, चलो। फिर ये बोलता है जेनरिक बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ अ फर्म, जेनरिक बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ अ फर्म। जेनरिक इसका लाइन का मतलब है, यहां लिखो हिंदी में, ऐसी प्रोसेसेस जिससे कस्टमर को फर्क पड़ता है, ऐसी प्रोसेसेस जिससे कस्टमर को फर्क पड़ता है, ऐसी प्रोसेसेस जिससे कस्टमर को फर्क पड़ता है। अब जेनेरिक प्रोसेस जिससे कस्टमर को फर्क पड़ता है, तो इसके लिए इन्होंने लाइन लिख रखी है, देखो, फर्म मस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द जेनेरिक बिजनेस प्रोसेस विच सिग्निफिकेंटली एड द वैल्यू फॉर इट्स आउटपुट टू द कस्टमर, जो कस्टमर के वैल्यू पे डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। इसका मतलब कस्टमर को जिससे डायरेक्टली फर्क पड़ता है, वो बिजनेस प्रोसेसेस को ढूंढो एंड शुड ट्राई टू फोकस ऑन री इंजीनियरिंग दीज प्रोसेसेस फर्स्ट, बिकॉज अगर कस्टमर खुश तो अपन खुश, सब कुछ। मतलब कस्टमर को जिन प्रोसेसेस से फर्क पड़ता है, उन प्रोसेस को सबसे पहले बीपीआर करो, हो सकती है, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं अपन क्या क्या बोल रखा है, सुनो। बिजनेस प्रोसेसेस पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट, डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट को मार्क करो, मैं बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सर ऐसी चीज जिससे कस्टमर को फर्क पड़ता है उसको चेंज कर दो तो कस्टमर खुश हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, इसमें रेस्टोरेंट के अंदर ट्रेन से खाना आता है, क्या अच्छा लगता है क्या? पहले की बिजनेस प्रोसेस क्या थी, वेटर लेकर आ रहा था, अभी की बिजनेस प्रोसेस क्या है, ट्रेन से अपने आप आ रहा है। क्या इसी चक्कर में आदमी यहाँ पे आके क्या कहते हैं ना, मतलब इस रेस्टोरेंट में आते हैं क्या? हाँ, मतलब आपने क्या चीज चेंज करी, डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या चीज चेंज करी, डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल इसका मैं देता हूँ, मैगडी, मैगडी, क्या मैगडी पे पता है, मैगडी का एक रूल है, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कस्टमर का ऑर्डर आए, अगर वो रेडी टू ईट फूड है, रेडी टू ईट मतलब पैकेज, मतलब जैसे ये वो लोग देते वो ये ना बर्गर हो गया, आलू टिक्की बर्गर, उनका टारगेट है कि 1 मिनट में हम लोग आपको दे दे, इसलिए आपने देखा होगा वो पैक करके रखते हैं, डायरेक्टली ट्रे में डाला और दे देते हैं। मतलब ये उनका टारगेट है कि हमको प्रोडक्ट की डिलीवरी कितने मिनट में करनी है। क्या इससे कस्टमर को फर्क पड़ता होगा क्या? इंडिया में भले नहीं पड़ता है, फॉरेन कंट्रीज में पड़ता है। लोगों को जाना है, वो लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, बट उनको ब्रेकफास्ट करना है, फटाफट मैकडी के यहाँ पे लगाया, भैया पैसे, ये पैसे लो और बर्गर दो, बर्गर रास्ते में खाते 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 ऑफिस चल जाएंगे। इसका मतलब क्या, डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट का टाइम अगर ज्यादा लगता तो क्या फर्क पड़ता। तो ऐसी प्रोसेस को सबसे पहले ऑटोमेट करो, सबसे पहले री इंजीनियर करो, डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट। इंटरफेस विद कस्टमर, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो लगा हुआ है फोन पे कि यार सर प्रॉब्लम है, कस्टमर केयर वाले उठा नहीं रहे, लॉन्ग लॉन्ग वेटिंग आ रहा है, क्या फर्क पड़ेगा क्या? कस्टमर को क्या लगेगा, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट को दोबारा परचेज ही नहीं करना। मतलब इंटरफेस। और यही चीज अगर मैं आप ही की ऐप में एक ऑप्शन दे दूं जिसमें आप कुछ डालोगे और सामने से ऑटोमेटिक बॉट रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ये फास्ट काम हो गया, क्या इससे आपको फर्क पड़ेगा? तो ऐसी प्रोसेस को सबसे पहले री इंजीनियर करो। प्रोसेस इन्वॉल्व इंटरफेस विद कस्टमर, आप कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो। फॉर एन एग्जांपल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड सर्विस। सर्विस को आप लिख सकते हो कस्टमर सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस। एंड लास्ट आता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अगर कंपनी का मैनेजमेंट खराब होगा तो डायरेक्टली वो कस्टमर को इंपैक्ट करेगा क्या?
भाई कस्टमर को इंपैक्ट करेगा, सर्विस लेट मिलेगी, प्रोडक्ट लेट मिलेगा, प्रोडक्ट खराब मिलेगा, तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं कस्टमर को इंपैक्ट करती है। तो मैनेजमेंट की जो भी प्रोसेस है उनमें भी बीपीआर लगाने का सोचो। अब सोचो, ये तो हो गई पूरी समझने वाली बात। याद करने का, जेनेरिक बिजनेस प्रोसेस 3 होती है, डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट, डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट, इंटरफेस विद कस्टमर्स एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज। याद करने के लिए फिर आता है रैशनल ऑफ बीपीआर, फिर आता है रैशनल ऑफ बीपीआर। ओ हो, बीपीआर क्यों, बीपीआर क्यों 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 लगा रहे हो बीपीआर? कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए। आजकल के कस्टमर्स कैसे हो गए, बहुत ज्यादा डिमांडिंग, भाई उनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हर चीज एकदम टाइम पे चाहिए, तो कस्टमर भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए, तो उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए हमको उनको कोई प्रोडक्ट जल्दी देना पड़ता है, अच्छा देना पड़ता है, तो इसलिए भी हमको बीपीआर लगाना पड़ता है। मैं मार्क करा रहा हूं वो करना। बिजनेस प्रोसेस इज पैरामाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू स्टे कॉम्पिटेटिव, मतलब कॉम्पिटेटिव, आपको इंडस्ट्री में कॉम्पिटेटिव रहने के लिए बीपीआर चाहिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स ने लगा दिया, आपने नहीं लगाया तो आप पीछे हो जाओगे। सेकंड, कस्टमर्स आर आल्सो डिमांडिंग बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उन लोगों को बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंप्रूव आवर बिजनेस प्रोसेस ड्रामेटिकली, इसलिए अपन बीपीआर लगाते हैं। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी अंडरलाइन करिए सिर्फ वो याद कर लियो बस। नो, हाँ लगाना है हैशटैग, हैशटैग लगो स्टेप्स इन बीपीआर। इसी बात पे वापस रिवाइज, स्टेप्स इन बेंचमार्किंग, स्टेप्स इन बेंचमार्किंग, नीड आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग, कंपेयर नहीं अपन existing process, existing business process, identify the best industry practices, compare, फिर prepare a report and implement the and evaluation, perfect। सबसे पहले benchmarking, need for benchmarking, second existing अपनी है ना, third industry की best, fourth compare, fifth prepare a report and implement the steps and last evaluation। ठीक है, सेम उसी देखो टोन पे आपको लगेगा, बट थोड़ा सा चेंजेस। सबसे पहले देखो आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क कि बीपीआर क्यों करना है, बीपीआर क्यों करना है। सेकंड, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए। स्टडी दी अपनी, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, क्या इसको किससे कंपेयर करोगे, क्या किससे? आपने बेस्ट तो बेंचमार्किंग में आइडेंटिफाई करी ना, इसमें कौन सा बेस्ट है, इसमें कोई बेस्ट नहीं है, आप जो कर दोगे वो बेस्ट है। तो फॉर्मुलेटर रीडिजाइन प्लान, भाई इसको कैसे रीडिजाइन करें, एंड लास्ट इंप्लीमेंट द रीडिजाइन प्लान। इवैल्यूएशन इसमें नहीं है, इवैल्यूएशन इसमें नहीं है। वापस से डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि बीपीआर क्यों। आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर, की कस्टमर इस बीपीआर से क्या क्या चाहते हैं। थर्ड में आइडेंटिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, मतलब हमारी प्रोसेस जो अभी कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो, क्या क्या दिक्कत है उसको चेंज कर दो, तो फॉर्मुलेटर रीडिजाइन प्लान। अभी सिर्फ बनाया है, हकीकत में अप्लाई नहीं किया। फिफ्थ स्टेप में जाके क्या कर दो, अप्लाई कर दो, इंप्लीमेंट कर दो। एक बार आप पढ़ो फटाफट स्टेप्स को। डिटरमाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर क्या लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव्स आर डिजायर्ड एंड रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट आपको रीडिजाइनिंग प्रोसेस से चाहिए वो पहले ही सोच के रखो, पहले ही सोच के रखो, ठीक है। और उसको सोचने के साथ साथ ये भी देखना कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए। देखो क्योंकि अपन कोई भी प्रोसेस को री इंजीनियर क्यों करते हैं, अपन कोई भी प्रोसेस को री इंजीनियर क्यों करते हैं, बिकॉज उस प्रोसेस से कस्टमर को फर्क पड़ता है। तो अपन कस्टमर से जाके पूछेंगे कि भाई आपको इसमें क्या क्या दिक्कतें लगती है हमको बताओ, तो हमको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि हम उसको बिजनेस प्रोसेस को उस तरीके से रीडिजाइन करेंगे। दो स्टेप्स क्लियर है। थर्ड, हमारी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को पहचानो, उसके अंदर दो मेन चीजें देखो, व्हाट एंड व्हाई, व्हाट एंड व्हाई, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एंड व्हाई ऑफ द टारगेटेड प्रोसेस, मतलब जिस प्रोसेस को आपने टारगेट किया है उसके व्हाट एंड व्हाई ढूंढो कि ये काम व्हाट क्या कर रहे हो एंड व्हाई क्यों कर रहे हो, आप इस प्रोसेस के अंदर क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इन दोनों को पता लगा दो तो आपके पास इस प्रोसेस की पूरी जानकारी आ जाएगी ना। देन लास्ट वन, लास्ट सेकंड फॉर्मुलेटर। अब आपको पता पड़ गया हम इस चीज में वीक है, तो उसमें क्या करोगे, चेंज के प्लान बनाओगे। सिर्फ रीडिजाइन प्लान इज द रियल क्रक्स ऑफ द री इंजीनियरिंग एफर्ट्स। बहुत सारे प्लान बनाएंगे सर और उसमें से सबसे बेस्ट को सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट। सेलेक्ट नहीं कर लिया, इंप्लीमेंट कब करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में। इजियर कहां कह रहे, easier to formulate a new process is than to implement them, easier to formulate new process than to implement। क्या बनाना आसान है या लगाना, बनाना आसान है, लगाना मुश्किल है। तो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क क्या होगा, मान लो एमसीक्यू आ जाता है कि बीपीआर के अंदर सबसे भयंकर स्टेप कौन सी है, कौन सी लिखोगे, इंप्लीमेंट वाली, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। क्या ये सबकी जिम्मेदारी होती है ना, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबकी जिम्मेदारी है क्या इसको लगाने की, सर डिजाइनर्स की जिम्मेदारी क्यों,
डिजाइनर्स ने तो बना दिया ना, तो क्या बना के चले जाएगा क्या? हेल्प तो करेगा ना हमारी लगाने में, जो तूने सोच के बनाया वो आजा हेल्प कर इंप्लीमेंट करने में। सो दिस इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनर्स एंड मैनेजमेंट टू ऑपरेशनलाइज द न्यू। चलो नेक्स्ट वन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बीपीआर। अब आप लोग एक काम करो, 3 पन्ने आगे निकालो, और मैंने वहां पे एक आपको यूज ऑफ आईटी सिस्टम मार्क करवाया था, आगे मतलब पीछे, रिवर्स बीपीआर का स्टार्टिंग टॉपिक, आगे आगे नेक्स्ट पेज टॉप, हाँ फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट वर्ड मिला क्या? आईटी सिस्टम मिला, बोला ना मैंने अभी, मार्क करो, मार्क किया हुआ है स्क्रीन पे देखो, ये देखो ग्रीन वाला मार्क कराया, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट वर्ड यूज ऑफ आईटी सिस्टम। मतलब बीपीआर में आईटी सिस्टम लगता है क्या? हाँ हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि आईटी सिस्टम आपको कैसे मदद करता है। ये बहुत इजी है, बहुत समझने में आएगा आपको। आईटी सिस्टम कैसे मदद करता है, पहले ये बोल रहा है कि अच्छा आईटी सिस्टम ने दुनिया में क्या किया, आईटी सिस्टम ने टाइम कम कर दिया किसी भी काम को करने के लिए, ज्योग्राफिक दूरियों को मिटा दिया, हम आपसे हैं कितने दूर उसको मिटा दिया, एंड थर्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप, अरे ऑर्गेनाइजेशन की कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को रीस्ट्रक्चर कर दिया। सर आज आईटी की मदद से हम लोग उनको मेल भेज पाते हैं, अगर मान लो उनका बर्थडे या एनिवर्सरी है तो हम लोग उनको मेल भेज पाते हैं, इंटरनेट कॉल कर देते हैं, ये सब किसकी वजह से हुआ? आईटी, आईटी एंड आईटी। अरे रीस्ट्रक्चरिंग रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप में बदलाव आए हैं क्या इंटरनेट की वजह से? यस, पहले के टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस वाज नॉट पॉसिबल, आज के डेट में लॉन्ग डिस्टेंस इज पॉसिबल। सो बस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप। आईटी आपको 3 चीजों में मदद करता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इनोवेशन। क्या तीनों चीजें बढ़ाएगा क्या आईटी आपके लिए? एफिशिएंसी बढ़ाएगा क्या आईटी आपके लिए? पक्का सर, बिल्कुल बढ़ाएगा। इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली, काम अच्छे से होगा, है ना। एंड एफिशिएंसी सॉरी इनोवेशन, नया नया कुछ काम करने के लिए इनोवेशन मदद करेगा। ये तीनों चीजें तो यहाँ हैशटैग मार्क कर लो प्लीज, तीनों नहीं, ये पूरे को बताता हूँ। नहीं अब सुनो, एक आईसीआई का बहुत ज्यादा वीक पॉइंट पता है, पहले के टाइम पे आपके कोर्स में 6 सिग्मा, कभी नाम सुना है क्या? TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इस टाइप के टॉपिक्स थे तब। उस टाइम पे ये टॉपिक था कि बीपीआर इन टॉपिक से अलग कैसे। अब इन्होंने क्या किया, ये टॉपिक तो हटा दिया, बट ये वाले बीपीआर के अंदर से ये वाला टॉपिक हटाना भूल गए। तो अब अब एक बात बताओ, आपको जब पता नहीं पड़ेगा कि 6 सिग्मा में ये होता था, तो आप कैसे बता सकते हो कि बीपीआर में ये होता था? तो इसलिए अपन को थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करना है। मैं बोलूंगा इसमें ये होता है तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है उसमें ऐसा नहीं होता था, तभी तो ये डिफरेंशिएटेड है, तभी तो ये कुछ यूनिक है। ये एक बार ये लाइन पढ़ लो बस। द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट डिफरेंशिएट बीपीआर फ्रॉम अदर प्रोसेसेस आर समराइज्ड एज बिलो। सबसे पहले रेडिकल चेंजेस, रेडिकल चेंज मतलब अभी लिखा है ऊपर, कंप्लीट चेंज, मतलब इसमें कंप्लीटली चेंज होता है। तो अदर प्रोसेसेस में कंप्लीट चेंज होता था क्या? नहीं, देखो ना, रीइंजीनियरिंग डज नॉट हैव एनी स्कोप फॉर पार्शियल मॉडिफिकेशन। इसमें कैसा होता है? रीडिजाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटायरली एंड रेडिकली चेंज, 100 कंप्लीट चेंज यूजिंग यूज ऑफ आईटी। मतलब इसमें आईटी सिस्टम का यूज होता है, मतलब बाकियों में होता भी होगा नहीं भी होता होगा, बट इसमें तो मैंडेटरीली क्या होता है? होता ही होता है। क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव, क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव, बाकी सारी प्रोसेसेस को, बाकी सारे भी मेथड्स थे वो एक ही प्रोसेस पे लगते थे। इसके अंदर क्या होता है? आपको ये प्रोसेस को चेंज करना है। अब ये प्रोसेस मान लो एचआर को भी इंपैक्ट कर रहा है, मार्केटिंग को भी और प्रोडक्शन को भी, तो क्या तीनों में चेंज करना पड़ेगा? हाँ, मतलब बीपीआर के अंदर क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव होता है। मतलब अपन एक फंक्शन को नहीं देखते, अपन इसमें बिल्कुल नहीं इधर इधर इधर, अपन इसमें बिल्कुल नहीं देखेंगे कि मार्केटिंग का फंक्शन चेंज करना है, नहीं नहीं, अपन को ये प्रोसेस चेंज करनी है। अगर ये प्रोसेस मार्केटिंग को इंपैक्ट करिए तो मार्केटिंग भी बदलेगा से, और प्रोडक्शन को करिए तो प्रोडक्शन भी बदलेगा। इसका मतलब इसमें फंक्शनल व्यू नहीं होता, क्या होता है? बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल व्यू होता है। एक देखो, पढ़ो, इंप्लीकेशन ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल आल्सो एंड व्यूइंग द प्रोसेस फ्रॉम क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव। ये किसको इंपैक्ट करेगा? सर ये ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट को इंपैक्ट करेगा, हर पार्ट को। मतलब इसका मतलब आप समझो, छोटा मोटा चेंज है बड़ा चेंज? तो अगला पॉइंट वही है, मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। छोटा मोटा चेंज नहीं है, मैसिव चेंज है, बड़ा चेंज है। इन्वॉल्व्स मैनेजिंग मैसिव ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश्ड बाय अ होल लॉट ऑफ चेंजेस, अकम्प्लिश्ड बाय अ होल लॉट ऑफ चेंजेस। इसमें बहुत सारे चेंज आते हैं, तो अब ये वाले को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देखो मैं ये कुछ नहीं कर सकता, बाकी प्रोसेस से बीपीआर अलग क्यों है? बाकी प्रोसेस में छोटा मोटा चेंज होता है, इसमें क्या होता है? कंप्लीट चेंज। बाकी में आईटी होती है नहीं होती फर्क नहीं, इसमें तो आईटी होती है। बाकी लोग फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मार्केटिंग को चेंज कर देते हैं, प्रोडक्शन को कर देते हैं। यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल, एक प्रोसेस को देखेंगे, वो प्रोसेस जहां जहां इंपैक्ट कर रही है वहां सब जगह चेंज कर डालेंगे। एंड लास्ट मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, छोटा मोटा चेंज या बड़ा चेंज? बड़ा चेंज जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है, अकम्पनीड बाय होल लॉट ऑफ
चेंजेस। ये 4 चीजों की वजह से बीपीआर इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोसेस। अदर प्रोसेस अपन को पढ़नी है क्या, कोर्स से जा चुकी है। लास्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स इन बीपीआर। प्रॉब्लम्स इन बीपीआर, अरे ब्रेक ब्रेक दे दूंगा फिर। प्रॉब्लम्स इन बीपीआर, सर एक बीपीआर का ये वाला पॉइंट पढ़ लो सर। फर्स्ट वाला, मेजर रेडिकल या फंडामेंटल इंप्रूवमेंट। मेजर रेडिकल या फंडामेंटल इंप्रूवमेंट मतलब ये टोटल चेंज है क्या, तो अच्छी बात है ना। डिसएडवांटेज भी है, अगर मैं कह दूं आपकी जीवन में पूरा ही पलट के रख दूं तो दिक्कत आएगी ना। डिसएडवांटेज मतलब कोई काम कर रहे थे उसको पूरा मेथड ही चेंज कर दिया, बात तो अच्छा है, बात तो सही है, बट पूरा चेंज होने से लफड़े भी। अगर वो पूरा चेंज कर दिया आपने, पुराने को तो आपने कचरे में डालवा दिया था सर पहले, नए वाले को पूरा लगा दिया, अब नए वाले से अपना काम नहीं चल रहा, तो आप कहां गए, बीच में आ गए ना। अब क्या करें भाई, इधर के भी नहीं रहे और इधर के भी नहीं रहे, ना घर का ना घाट का, तो वैसी वाली स्थिति आ जाएगी। बिकॉज पुराने वाली प्रोसेस को हटा चुके हो, नई वाली प्रोसेस ला चुके हो, तो ये 100% चेंज हो गया। तो ये एडवांटेज तो है कि पूरा चेंज कर देता है, वेरी गुड, बट डिसएडवांटेज भी है कि साले ने पूरा ही चेंज कर डाला। सुनो इधर इधर इधर, अभी आपने बोला कि लोग बाग उसको चेंज करने में कतराएंगे, जो एम्प्लॉइज है वो कतराएंगे, क्योंकि उनका पूरा डेली रूटीन लाइफ सब कुछ चेंज होने वाली है। डिस्टर्ब्स द एस्टेब्लिश्ड हायरार्कीज। व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्कीज? ओहो, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज हायरार्कीज, दिस इज हायरार्कीज, स्केलर चेन है ना। ये हायरार्की चेंज हो जाएगी, ये बोल रहे हैं हाँ, तो ये हायरार्की चेंज हो जाएगी तो लोग बाग भूल जाएंगे वो पहले क्या काम करते थे और नया काम कैसे करना है, उनको पता ही नहीं, वो कंफ्यूज होते रहेंगे। तो ये बोल रहा है इट डिस्टर्ब द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज। क्या टाइम लगता है क्या, पुरानी प्रोसेस को हटा के नई प्रोसेस लाने में टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी क्या? आप लोगों की तरह स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो उनका पैसा कौन देगा? सेटिंग ऑफ टारगेट, सेटिंग ऑफ टारगेट इज ट्रिकी एंड डिफिकल्ट। अब याद करो इसका बीपीआर का स्टेप नंबर 1, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए क्या? वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना मुश्किल है, वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना मुश्किल है, ये बोल रहा है। अगर कर दिए तो वेरी गुड, बट ये बोल रहा है कि बड़ी दिक्कत आती है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने में, ये इसकी डिसएडवांटेज है। एंड इफ होल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर्ली कैरिड आउट, री इंजीनियरिंग टर्न आउट टू बी अ फेलियर। आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो तो यू शुड बी सीरियस अबाउट इट, यू शुड बी सीरियस अबाउट इट। करना है तो ढंग से करो, वरना मत करो। मतलब ये बोल रहा है इफ ट्रांसफॉर्मेशन नॉट प्रॉपर्ली, आपने होशियारी होशियारी में कर तो लिया, उसके बाद में आप बैकफुट नहीं हो पाओगे, बैक स्टेप नहीं हो पाओगे, आपको ये काम कंप्लीटली करना पड़ेगा। इफ होल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर्ली, और आपने ऐसा नहीं किया तो पूरा का पूरा री इंजीनियरिंग का आपने जितनी भी मेहनत करी वो वेस्ट है, वो फेलियर। क्लियर है पक्का? एक बार वापस से पढ़ लो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल, कंट्रोल अपने जो पढ़ते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उससे कंपेयर करना कि भाई हमने स्टार्टिंग में क्या बजट बनाया था, एक्चुअल में कितना खर्चा हो गया, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड। तब आपको पता पड़ेगा दिस प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोल, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोल। चलो कहां गया, ये रहा। परफॉर्मेंस ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड रिजल्ट। जो आपने प्लान किया उसने किस तरीके से आपके प्लान ने परफॉर्म किया, और जो सोचा था वो अचीव किया या नहीं किया, दिस पोर्शन इज, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोलिंग। तो बोल रहा है स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग मतलब जो आपने स्ट्रेटेजीज लगाई थी उसको कुछ सोच के लगाई थी क्या कि स्ट्रेटेजी से ये फायदा होगा, तो अब देखो स्ट्रेटेजी से वो फायदा हुआ या नहीं हुआ। ये इसकी डेफिनेशन, कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द एक्टिविटी एंड मेजरिंग द रिजल्ट अगेंस्ट प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग एंड correcting deviations as necessary and maintaining या adapting the system। अरे इधर इधर काम की चीजें अंडरलाइन करो और लिखो। मॉनिटरिंग द एक्टिविटी पहला, मेजरिंग द रिजल्ट अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, ये सेकंड चीज। थर्ड एनालाइज, फोर्थ करेक्टिंग द डेविएशंस इफ एनी, अगर डेविएशन मिले तो उसको करेक्ट करो। अपन शुरुआत से यही तो पढ़ते हैं, मॉनिटर में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ताकि डेविएशन ढूंढे, और डेविएशन मिल जाते हैं तो उसको टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और नहीं मिलते हैं तो वेल एंड गुड, बस वही काम करना है। अब सुनो, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मतलब एक प्रोसेस, कंट्रोल की प्रोसेस में कुछ कुछ काम होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं। शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, देखो नॉट सो इंपॉर्टेंट। कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद स्टैंडर्ड, क्या ये काम होता है क्या कंट्रोलिंग में? ऑब्वियसली सर। करेक्टिंग
डेविएशन, डेविएशन को करेक्ट करते हो क्या? उसी डेफिनेशन को पार्ट्स में लिख रखा है, समझो बात को। एंड लर्निंग द न्यू इनसाइट, इसका मतलब आप बताओगे, मैंने क्लास में अच्छे से बताया था। लर्निंग द न्यू इनसाइट फ्रॉम द स्टैंडर्ड देमसेल्फ। कुछ नया आ गया मैंने आपको बोला था कि आपको इस महीने 40 लीटर, नहीं सॉरी, आपको यहाँ से आप है ना कोई ऐसा काम करते हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आपको पेट्रोल लगता है, तो मैंने आपको बोला 4,000 रुपए का पेट्रोल मैं आपको लगाना है, ये आपका बजट है, ये आपका स्टैंडर्ड है। आपने पिछले साल कितना लगाया था? 3800। क्या बढ़िया परफॉर्म किया था क्या? अगर मैंने आपको 4,000 का बजट दिया, उसमें आपने 3800 में काम कर दिया, 3,800 में, दैट इज गुड और बैड? गुड। इस साल आपका जब ये आया तो आपने देखा, मैंने देखा कितना हो गया, और फिर मैंने आपको गालियां सुना दी। अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? एग्जैक्टली मतलब आपका ये 4,000 का स्टैंडर्ड पिछले साल सेट किया हुआ इस साल काम नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड पुराना है, इस साल के हिसाब से स्टैंडर्ड भी नया चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताऊं। 4,000 के पेट्रोल में मान लो पहले प्राइस थी 100 रुपए पर लीटर, कितना लीटर पेट्रोल आया होगा? 40 लीटर। इस बार मान लो पेट्रोल की प्राइस हो गई 120, तो कितना पेट्रोल आया होगा? डिवाइड करो, चलो, और 110 ले लेते हैं, अभी आपको बेटर समझ आएगा। 110 कितना लीटर पेट्रोल आएगा? क्या आपने पिछली बार जितना ही बढ़िया काम किया क्या? पिछली बार भी 4,000 का बजट दिया था, 40 लीटर पेट्रोल आपको यूज करना था। इस बार भी आपको 40 लीटर पेट्रोल यूज करना है, बट आप बजट कितने लेके आए मेरे पास? 4400 का। अच्छी बात है क्या? मैं आपको डांट दूंगा ये सही किया क्या मैंने? नहीं। तो लर्निंग न्यू इनसाइट्स ऑन द स्टैंडर्ड देमसेल्फ, न्यू इनसाइट मतलब न्यू इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैंडर्ड इटसेल्फ, कि ये स्टैंडर्ड ही गलत है, ये स्टैंडर्ड ही गलत है, ये आपको पता पड़ता है जब आप क्या करते हो? कंपेयर। जब आप कंपेयर करोगे तभी तो पता पड़ेगा कि 4400 का बजट था और 4,000 का बजट था, लगा कितने दिए? 4400। फिर आप एनालाइज करोगे, देखो यहाँ लिखा है एनालाइज कि भाई क्यों ऐसा हुआ, तो आपको पता पड़ा अच्छा पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई थी। तो ये बोल रहा है यही चीज, लर्निंग न्यू इनसाइट ऑन द स्टैंडर्ड देमसेल्फ। नाउ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सुनो रे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके से कंट्रोल लगा सकते हो, इधर इधर 3 तरीके से कंट्रोल लगा सकते हो। पहला ऑपरेशनल कंट्रोल, पहला मैंने ऑपरेशनल कंट्रोल, जितना इनपुट लिया उस हिसाब से आउटपुट आया। क्या इसका पहले से आपका एक सेट पैरामीटर होता है? हाँ। अगर आपने वो हासिल नहीं किया तो उसको कंट्रोल करना, उसको डेविएशन फाइंड आउट करना, दिस इज ऑपरेशनल कंट्रोल। फटाफट पढ़ लो। ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब इनपुट आउटपुट के बीच के अंदर रिलेशनशिप, दिस इज कंट्रोल। आपने वो स्टेब्लिश कर दी और अब आप जो काम कर रहे हो उसको कंपेयर करना, कि जो स्टेब्लिश परफॉर्मेंस था उससे अपने आप को कंपेयर करना। डन। ये किसी इंडिविजुअल टास्क को ट्रांजेक्शन पे अपन कर सकते हैं, जैसे कि 100 किलो प्लास्टिक डाला तो उस रॉ मटेरियल से 100 यूनिट बाहर निकल कर है, 100 यूनिट। तो ये क्या हो गया? इनपुट आउटपुट रेशियो। अगर कल को मान लो आयुष काम कर रहा है, 100 किलो इसने प्लास्टिक डाला बट 80 यूनिट निकल गए, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे आयुष ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। सेकंड आता है मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या करेंगे सर? मैनेजमेंट कंट्रोल में आपने चीजों को किस तरीके से मैनेज किया उसको कंट्रोल, आपने चीजों को किस तरीके से मैनेज किया उसको कंट्रोल करो इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मतलब जो आपने काम किया वो मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में है या नहीं है। थोड़ा सा और इसमें आगे बात करते हैं। बाय यूजिंग द मैनेजमेंट कंट्रोल्स मैनेजर अश्योर दैट द रिसोर्सेज आर, जो आपने रिसोर्सेज लिए थे उनको बेस्ट तरीके से यूज किया या नहीं किया। एग्जांपल फाइनेंस, आपने बैंक से लोन ले रखा था, क्या आपने उस लोन पे 8% इंटरेस्ट भर रहे हो, तो आपने यहाँ पे आपके बिजनेस में 8% से ज्यादा कमाया नहीं कमाया? पता बड़ा आप तो जितना आपने कमाया वो तो सब आपने उनको ही दे दिया। अगर आप 7% कमा रहे हो तो अच्छी बात है बुरी बात? बहुत खराब। इसका मतलब मैनेजमेंट खराब है। या तो मैनेजमेंट ने एफडी का लोन ज्यादा, मतलब लोन क्या सॉरी लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा ले लिया, या फिर वो बिजनेस से कम कमा रहा है। तो ये दो चीजें हो सकती है। थर्ड आता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अलग भी आ सकते हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के पार्ट्स है, तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कैन बी आस्क्ड सेपरेटली। स्ट्रेटेजी बोलता है जो स्ट्रेटेजी सोची वही इंप्लीमेंट हुई या नहीं। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में अपन चीजों को कंपेयर करते हैं, तो अपन ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे या ढूंढने की कोशिश करेंगे गलतियां किस चीज में, जो स्ट्रेटेजी सोची वैसी ही अप्लाई हुई या नहीं हुई, पहली। सेकंड, अप्लाई तो हुई, जो रिजल्ट सोचे वैसे रिजल्ट आया नहीं आए। दो चीजें वापस बोलो, स्ट्रेटेजी जैसी बनाई थी वैसी इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई। हो सकता है बनाई थी एक्स, इंप्लीमेंट हो गई वाई, मतलब इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है। सेकंड, बनाई थी एक्स, इंप्लीमेंट भी हुई एक्स, रिजल्ट आना था 2,
रिजल्ट आया 1, तो रिजल्ट वही आया क्या? नहीं। ध्यान से दोनों पॉइंट्स को पढ़ो। द स्ट्रेटेजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान, जैसा सोचा था वैसा इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई। एंड सेकंड, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय दिस स्ट्रेटेजी आर दोज इंटेंडेड, जो रिजल्ट चाहिए थे वो मिले या नहीं। क्लियर है सर? ऐसा क्यों होता है? ये दोनों डिफरेंसेस क्यों आते हैं? आपने स्ट्रेटेजी बनाई आज, सुनो रे, स्ट्रेटेजी बनाई आज, लगा रहे हो तब, भाई स्ट्रेटेजी बनाई आज, उस पर एनालिसिस चल रहा है, स्ट्रेटेजी धीरे 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 बन रही है, बनने के बाद यहां जाके लगेगी। तो मान लो कोई स्ट्रेटेजी का पार्ट बना, यहां लगा, यहां क्या टाइम गैप आया क्या? एग्जांपल लिखना है यहाँ पे, जियो लिखना चाहो तो टाइम गैप। सर 2009-10 से प्लानिंग चल रही है, 2016 में जियो लॉन्च हुआ, 2009-10 में कुछ चीज सोची थी, 2016 तक तो हो सकता है वो सोचने वाली चीज ही बदल गई। जीएसटी आ गया, पहले नहीं था, बीच में जीएसटी आ गया, तो वो चीज भी इसको सोचना पड़ेगा क्या? हाँ। देयर इज टाइम गैप बिटवीन स्टेजेस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, और इस दरमियान बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आ सकते हैं क्या? बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आ सकते हैं। तो अपन को कंट्रोल में वही चीजें चेक करनी है। 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अब 4 चीजें होती है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में, इससे समझाता हूं। सबसे पहले तो यहां लिखो आप, प्रीमाइस से पहले अजम्पशन। अजम्पशन क्या आपने, ये देखो, ये इस डायग्राम को अच्छे से समझ के चलना, इससे आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, आपने टाइम 1 से स्टार्ट किया और टाइम 1 से लेकर टाइम 2 तक क्या बना रहे हो? स्ट्रेटेजी। टाइम 2 पे आपकी स्ट्रेटेजी बन गई, कोई डाउट? टाइम 2 से आपने क्या चालू किया? स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना, और यहां पे आके स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट भी हो गई। सर दोनों चीजों में टाइम लगता है क्या? फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन? हाँ, दोनों चीजों में टाइम लग सकता है, और ये तभी बात कर रहा है कि टाइम लगेगा, तब ये सारी चीजें हो सकती है। डन। एक बार वापस देखना इसको, टाइम 1 से टाइम 2 स्ट्रेटेजी बनी, टाइम 2 से टाइम 3 इंप्लीमेंट हुआ। अजम्पशन, क्या आपने जो अजम्पशन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के टाइम पर बनाए थे, जैसे मान लो ये पहला दिन है, ये 100th डे और ये 200th डे, आपने पहले दिन जो अजम्पशन लिया, क्या वो बाद में जाके चेंज हो सकता है क्या? कब तक चेंज हो सकता है? जब तक स्ट्रेटेजी परफेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो जाती। भाई आपने सोचा ऐसा होगा, सोचा, और हो सकता है 1 की जगह आपको 50th डे पे वो मिल गया कि नहीं ये अजम्पशन चेंज होगा, ये अजम्पशन अपना गलत था। 5th डे पे या 50th डे पे आपको ये मिल गया कि ये अजम्पशन गलत है, चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब अजम्पशन को चेक करना है कि जो अजम्पशन लिए हैं वो वैलिड है या नहीं है। एक बार ऊपर चलो वापस, अब इधर इधर इधर, हाँ। स्ट्रेटेजी इज फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन assumption या प्रीमाइसेस, इनको बोला प्रीमाइसेस का दूसरा नाम है assumption अबाउट द कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। मतलब अपन एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ assumption लेते हैं, क्या वो assumption आज भी वैलिड है या नहीं है? इसी चीज का कंट्रोल है कौन सा? प्रीमाइस कंट्रोल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीस प्रीमाइसेस में नॉट रिमेन वैलिड, नॉट रिमेन वैलिड, मतलब जो assumption सोचे वो assumption आज की डेट में वैलिड ही नहीं है। उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उस हिसाब से वो assumption सही था, आज की डेट में सिचुएशन चेंज, तो assumption पुराना वाला वैलिड। Premise control is a tool for systematic and continuous monitoring of the environment, मतलब लगातार आप एनवायरमेंट को मॉनिटर करते रहते हो कि हमने जो assumption लिए वो आज की डेट में assumption सही है या नहीं है। ये कहां से कहां तक चलेगा? स्ट्रेटेजी के स्टार्टिंग से लेकर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो जाती है तब तक, ठीक है। फिर आता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। स्पेशल अलर्ट, इसको यहां लिखो इमरजेंसी कंट्रोल, या फिर सिर्फ इमरजेंसी लिख दो, इमरजेंसी। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर, मतलब किसी इमरजेंसी की वजह से स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज करना पड़ रहा है या स्ट्रेटेजी खराब हो गई क्या, किसी इमरजेंसी की वजह से। स्पेशल अलर्ट मतलब इमरजेंसी। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इस वर्ड को तो अच्छे से मार्क करो। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में इनफोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिकंसिडर द स्ट्रेटेजी, मतलब कुछ ऐसा हो गया जिससे आपकी स्ट्रेटेजी फेल होते नजर आ रही है, तो क्या आप उसको करेक्ट करोगे क्या? देखोगे ना कि स्ट्रेटेजी जो सोची वही लगी नहीं लगी, किस वजह से? सर आपने तो सोचा था कि 2017-18 में अपन कोई काम चालू करेंगे, 2021 तक खत्म कर देंगे, बीच में कौन आ गया? कोरोना। इसकी वजह से क्या अभी भी आपका वो स्ट्रेटेजी वैलिड रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, चेंज होंगे ना। पहले आपने सोचा था कि हम एक हाई क्लास प्रोडक्ट निकालेंगे 2017-18 में, आपने सोचा 2020 तक लोगों के पास बहुत पैसा होगा, लोग बहुत फुल एक्सपेंडिचर करेंगे, उस हिसाब से आपने महंगा प्रोडक्ट निकाला। 2020 में कौन आ गया? कोरोना। लोगों की स्पेंडिंग पावर उस टाइम पे कम हो गई, सब लोग पैसा बचाने लग गए थे ना। तो अगर आपका वो स्ट्रेटेजी काम आएगी क्या? नहीं, आपको स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा। किसकी वजह से? स्पेशल अलर्ट, इमरजेंसी। क्या आपने ऐसा सोचा था कोरोना टाइप की बीमारी आएगी? अरे आपने छोड़ो, किसी ने नहीं सोचा था, है ना। मतलब दिस इज अ इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन। अब देखो, सडन चेंजेस इन गवर्नमेंट, नेचुरल कैलेमिटीज,
टेररिस्ट अटैक, अनएक्सपेक्टेड मर्जर एंड एक्विजिशन बाय कॉम्पिटिटर्स, मतलब इन चीजों को हमने हमारी स्ट्रेटेजी बनाते वक्त कंसिडरेशन में नहीं लिया था और बाय चांस इसमें से ऐसा कुछ हो गया तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज कब करोगे, कब ढूंढोगे, ढूंढोगे कैसे कि स्ट्रेटेजी सही नहीं है? कंट्रोल लगा के। कंट्रोल में अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल से। तो यहां पे आपको इमरजेंसी की वजह से कितना डेविएशन आया वो आपको ढूंढना है। किसकी वजह से, किसकी वजह से? इमरजेंसी की वजह से। इमरजेंसी को यहां क्या बोला, स्पेशल अलर्ट, स्पेशल अलर्ट। अब देखो, अगर पता पड़ जाता कोरोना स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के टाइम पे तो उसका इलाज अपन तभी कर देते, बट स्ट्रेटेजी बनके तैयार थी, आपने इंप्लीमेंटेशन पे आगे लोगों को दे दिया और उस टाइम पे कोरोना आया। तो ये स्पेशल अलर्ट कंट्रोल कहां से चालू होगा सर? ये स्पेशल अलर्ट कंट्रोल चालू होगा यहां से लेकर कहां तक, जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जाता तब तक। ध्यान से सुनना, क्या यहां से चालू होगा? क्या नहीं, अगर यहां हमको पता पड़ जाता तो हम पहले से ही, भाई यहां तो बन रही है ना, बनने के अंदर तो कोई भी चीज आपको नहीं पता पड़ती, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, सही बात है ना। बट यहां क्या बोल रहा है, आपने बना पूरी ली, उसके बाद आप देख रहे हो अच्छा इमरजेंसी की सिचुएशन आने की वजह से क्या बनाई हुई स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाना जरूरी है या नहीं है? तो ये चालू होगा यहां से लेकर यहां तक। देखो इससे स्पेशल अलर्ट की लाइन कहां तक है, 100 से लेकर 200 तक। इधर फिर आता है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, फिर आता है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इंप्लीमेंटेशन करते वक्त कुछ कंट्रोल, इसमें दो मेथड से इंप्लीमेंटेशन करते वक्त कंट्रोल के, मॉनिटरिंग, स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट और माइलस्टोन। माइलस्टोन रिव्यू का मतलब क्या, नाम से क्या पढ़ के समझ आ रहा है माइलस्टोन? देखो माइलस्टोन पता क्या होता है, बीच में लगे होते हैं कि ये गांव या ये शहर इतनी दूर है, ये माइलस्टोन होता है। इसका मतलब है पहले वाले में तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को लगा के चेक करो स्ट्रेटेजी सही लगी या नहीं लगी, एक है। सेकंड, सर हम ये देख सकते हैं स्ट्रेटेजी को हमको 3 साल में लगाना था, तो पहले साल कितनी लगनी चाहिए थी, मान लो इक्वल 33 पॉइंट। पहले साल के अंदर एक स्ट्रेटेजी 3 साल में लगानी थी, इक्वल लगाएंगे, पहले साल में कितनी लगनी चाहिए 1/3, 33.33%। पहले साल के ईयर एंड में आप लोग देख रहे हो कितनी लगी, मान लो 30 लगी तो 30% लगी, इसका मतलब दिक्कत है। आपने कितनी सोची थी, चलो 30 नहीं 20 लगी, मतलब इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है ना। तो ये दो तरीके हैं इसको पूरा मैनेज करने के। पहले वाले क्या है, पहला वाला क्या है, सर पूरी स्ट्रेटेजी लगने दो फिर देखेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी लगने दो फिर देखेंगे। सेकंड, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इज सेग्रीगेटेड इन बेसिस ऑफ टाइम, इवेंट या फिर मेजर की रिसोर्स। सर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन को हम सेग्रीगेट कर देते हैं इन टाइम, इवेंट या रिसोर्स अलोकेशन, टाइम इवेंट या रिसोर्स अलोकेशन, और फिर उसको चेक करते हैं कि अभी तक इतनी हो जानी चाहिए थी, हुई या नहीं, हुई या नहीं। ये हो गया इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। लास्ट आता है स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सर्वेलेंस? नजर रखना। क्या चीज, नजर रखना। सर्वेलेंस मतलब नजर रखना, आपको यहां पर भी नजर रखना है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमने फॉर्मुलेशन में कंसीडर नहीं करी थी और हमको पता ही नहीं था ऐसी इंफॉर्मेशन यहां पे है, बट वो इंफॉर्मेशन वहां थी। दोनों में एक, ध्यान से मैं एक बात कर रहा हूं, इधर सब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में आपके पास वो इंफॉर्मेशन थी नहीं, यहां पे वो चीज मौजूद थी बट आपको पता नहीं था। दोनों में डिफरेंस है। स्पेशल अलर्ट तो पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री में था ही नहीं, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं थी नहीं, एकदम से अलग से कोविड-19 निकल के आ गया, किसी को अनुमान था क्या ऐसा होगा? बट अभी के लिए क्या बोल रहा हूं, मान लो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो यहां बात हो रही है उसकी। वापस से एक वर्ड मार्क करूंगा, इट इन्वॉल्व जनरल मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनकवर अनएंटिसिपेटेड। अनकवर क्या ऑलरेडी है, हाँ, बट वो कवर्ड है, आपकी नजर से दूर है, आपको सिर्फ उसको अनकवर करनी है। बट की स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में वो चीज थी ही नहीं, वो चीज थी ही नहीं। दोनों में छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। डन है, चलो यहाँ पे एक वर्ड और मार्क कर दो, एमसीक्यू से रिलेटेड आ सकता है। इट इन्वॉल्व्स कैजुअल एनवायरमेंटल ब्राउजिंग। जनरली आप एनवायरमेंट की देख करते रहते हो कि हाँ हमने ये सारी इंफॉर्मेशन कंसीडर कर लिया, नहीं। इट्स लाइक एग्जाम से जाने से पहले एक बार इंडेक्स देखना, चैप्टर है बट हो सकता है आपसे छूट गया हो, तो आप सिर्फ एक बार जनरल ब्राउजिंग कर रहे हो कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, बस डन।
फिर आता है स्ट्रेटेजिक ऑडिट, फिर आता है स्ट्रेटेजिक ऑडिट, स्ट्रेटेजी की ऑडिट करवाना, स्ट्रेटेजी की ऑडिट करवाना। अब एक बात बताओ, स्ट्रेटेजी की ऑडिट करवाना, तो एक बात बताओ, स्ट्रेटेजी की ऑडिट किस किस केस में कराओगे? कब कब आपको लगता है स्ट्रेटेजी की ऑडिट कराना जरूरी है? मतलब कोई प्रोफेशनल लोग आएंगे, ढूंढेंगे कि स्ट्रेटेजी में क्या खामियां थी और उसको करेक्ट करेंगे। जब मेजर डेविएशन हो, किसमें भाई आपको लगातार लॉस आ रहा है, आपने स्ट्रेटेजी सोच के लगाई थी पॉजिटिव प्रॉफिट की, बट आ रहा है क्या? लॉस। तो क्या स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है? कौन पता लगाएगा? प्रोफेशनल्स। तो उनके लिए क्या करानी पड़ेगी? स्ट्रेटेजिक ऑडिट। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अरे आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, ये सब क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स? आप ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो स्ट्रेटेजी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है वो कब पता पड़ेगा? बस। तो ये बोल रहे हैं ऐसा इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि स्ट्रेटेजी परफॉर्म नहीं अच्छा कर रही, तो प्रोफेशनल्स को बुलाओ, वो पता लगाएंगे क्यों। बस। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन स्ट्रेटेजी आर नॉट बीइंग अकम्प्लिश। जो सोचा था कि स्ट्रेटेजी ये कमाल करके दिखाएगी, वो कमाल नहीं कर रही, इसका मतलब स्ट्रेटेजी में कुछ लोचा है। मेजर चेंज टेक प्लेस इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी में, हमारी स्ट्रेटेजी आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई, तो प्रोफेशनल्स को बुलाओ, वो देख के बताएंगे कि स्ट्रेटेजी का कौन सा पार्ट आउटडेटेड या पुराना हो गया या खराब हो गया, उसको चेंज करने की जरूरत है। एंड जब टॉप मैनेजमेंट सोचता है या प्लान करता है कि पुरानी स्ट्रेटेजी को हटा के नई लेके आनी है, तो प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं ये आपके सामने है पुरानी स्ट्रेटेजी, इसका कौन कौन सा पार्ट हटावे और इसकी जगह नया लेकर आवे। एंड सेकंड, आपने पिछले साल की स्ट्रेटेजी इस साल भी चेप दी, तो एक काम करो, प्रोफेशनल्स को बुलाओ और उनसे पता लगवाओ कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट थी क्या, इस ईयर में भी ये स्ट्रेटेजी हम चेप सकते हैं क्या, मतलब आज की डेट के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी सही है या नहीं। इसकी वर्डिंग्स पढ़ना एक बार ध्यान से। स्ट्रेटेजी दैट हैज वर्कड इन द पास्ट कंटिन्यूज टू बी इन ट्यून विद सटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इन ट्यून मतलब मैचिंग है या नहीं है। पिछले बार की स्ट्रेटेजी पिछली बार के एनवायरनमेंट के हिसाब से इन ट्यून है क्या? ऑब्वियसली थी, तभी पिछला साल आपने निकाल लिया। इस साल वही स्ट्रेटेजी हम चेपना चाह रहे हैं, तो इस बार के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी मैच है या इधर शांति। नेक्स्ट टॉपिक, रिचार्ड रुमेल्ट क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजिक ऑडिट। भाई आप स्ट्रेटेजिक ऑडिट, इसने 4 क्राइटेरिया दिए कि ऑडिट को इन 4 चीजों पे इवेल्युएट करना, सॉरी स्ट्रेटेजी को इन 4 चीजों पे इवेल्युएट करना। पहला है कंसिस्टेंसी, क्या आपकी स्ट्रेटेजी आपके गोल्स के कंसिस्टेंट है या नहीं। गोल्स बोल रहे हैं कि आपको 5 साल में नंबर 1 कंपनी बनना है, फॉर एन एग्जांपल गोल्स इस टाइप से इशारा कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी में क्या था, वहीं पे ही रहो, कुछ नया नहीं करना, और आपके गोल्स है कि हमको डेली हर बार कुछ ना कुछ नया अचीव करना है, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी गोल्स के कंसिस्टेंट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप ये चेक करोगे कि आपकी स्ट्रेटेजी गोल्स के कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसलिए पहला पॉइंट इसका क्राइटेरिया कंसिस्टेंसी, पहला क्राइटेरिया कंसिस्टेंसी। सेकंड कॉन्सोनेंस, क्या आपकी स्ट्रेटेजी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई गई या नहीं बनी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोले हैं कि अभी बिल्कुल भी नया बिजनेस चालू मत करो, कोविड की लहर चल रही है, ये दिस इज एनवायरनमेंट, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ग्रोथ एक्सपेंशन, क्या स्ट्रेटेजी सही है क्या? नहीं। क्यों सर? एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी सही नहीं है। प्लस इसके अंदर एक और चीज होती है कि अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आए तो आपकी स्ट्रेटेजी उन एनवायरनमेंट के चेंजेस को अडेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में इतना सा पार्ट इमरजेंसी के लिए छोड़ा हुआ था या नहीं छोड़ा हुआ था, तो इस बेसिस पे आपको चेक करना है कि स्ट्रेटेजी सही थी या नहीं थी। वापस बता रहा हूं, अपन चेक क्या करें, अपन कर क्या रहे, स्ट्रेटेजिक ऑडिट, मतलब ऑडिट ऑफ स्ट्रेटेजी। तो इनको 4 बेसिस पे करोगे, भाई स्ट्रेटेजी को चेक करना है स्ट्रेटेजी सही है या नहीं, फिर मेरे साथ बोलो स्ट्रेटेजी सही है या नहीं। 4 पॉइंट पे कंसिस्टेंसी, मतलब अरे स्ट्रेटेजी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर है तो ठीक है, बट नहीं है तो अच्छा यहां दिक्कत है। सेकंड कॉन्सोनेंस, क्या आपकी स्ट्रेटेजी ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सारी चीजों के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई थी, पहला पॉइंट। सेकंड, क्या स्ट्रेटेजी में कुछ इमरजेंसी पोर्शन छोड़ा हुआ है क्या, कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गए तो उसको कोप अप करने का। नीड फॉर स्ट्रेटेजीज टू एग्जामिन सेट ऑफ ट्रेंड एज वेल एज इंडिविजुअल ट्रेंड्स। अ स्ट्रेटेजी मस्ट रिप्रेजेंट एन एडेप्टिव रिस्पांस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एडेप्टिव रिस्पांस के यहां पे लिख दो, क्या लिखोगे, मतलब ये बोलना चाह रहा है स्ट्रेटेजी शुड बी रिएक्टिव, उसमें छोटा सा पार्ट रिएक्टिव का होना ही, इमरजेंसी छोड़ी नहीं छोड़ी आपके स्ट्रेटेजी में। थर्ड आता है फिजिबिलिटी, 11-12 की बीएसटी में पढ़ा होगा फिजिबल, कि ये प्रोजेक्ट टेक्निकल फिजिबल है, फाइनेंशियल फिजिबल है, ह्यूमन रिसोर्स फिजिबल है। तो यहीं पर भी वही चीज चेक करनी है, गिव द स्ट्रेटेजी, गिवन स्ट्रेटेजी अटेम्प्टेड विद इन द फिजिकल ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्या एंटरप्राइज के पास जो फाइनेंशियल ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज है उनके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी लग सकती थी या नहीं लग सकती थी। आयुष एक मस्त स्कीम लेकर आया, 100 करोड़ डालो 2 महीने में 200 करोड़, पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। आयुष की मस्त स्कीम लगी। अब ये स्ट्रेटेजी तो अच्छी है ना,
सुनो, स्ट्रेटेजी आती है पर मेरे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे दूंगा? तो अगर मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने जा रहा हूं, फिर मैं बाद में रहूंगा अरे यार वो स्ट्रेटेजी तो फॉलो ही नहीं हो पाई, इधर वो स्ट्रेटेजी तो फॉलो ही नहीं हो पाई। तो रिचार्ड आके बोलता है कि बेटा जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करने जा रहे थे वो आपकी औकात में भी है या नहीं है, इट इज फिजिबल इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, मतलब फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी सही भी थी या नहीं थी। मान लो एक स्ट्रेटेजी में बोला हुआ है कि आपके इंप्लॉइज 5 मिनट के अंदर कहीं भी जाएंगे और है ना ठीक कर देंगे कोई भी फोन, जैसे आपकी एक मोबाइल फोन कंपनी है, आपने बोला हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय जाएगा और 5 से 10 मिनट में फोन सही करके आ जाएगा, या आपने फुल एडवर्टीजमेंट कर दिया, क्या ये स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या कि 10 मिनट्स में फोन रिपेयर हो सकती है? बट मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स कैसे है? ऐसे बढ़िया है ना। तो ये क्या हो गया, फिजिबल है कि मेरे ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटेजी मैच करी है। बट अगर मेरे पास अनस्किल्ड लेबर्स है, मतलब उनको इतने लखन नहीं है कि वो 10 मिनट में फोन सही कर सकते हैं, तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी और मेरी वो स्ट्रेटेजी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिजिबल है? नहीं नहीं, बस यही करना है। एंड लास्ट ये एडवांटेज, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए थी कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की? तो रिचार्ड बोलता है कि चेक करो कि आपकी स्ट्रेटेजी जब आपने बनाई थी, जब आपने लगाई थी, तब वो कैसी थी, ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की थी या कॉम्पिटिटर से बचने के लिए थी। तो ये आपको चेक करना है। अ स्ट्रेटेजी मस्ट प्रोवाइड फॉर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, हमेशा आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करनी चाहिए। तो आप ये चेक करो कि स्ट्रेटेजी जो बनी थी वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए थी या नहीं थी। सेकंड लास्ट रीजन व्हाई स्ट्रेटेजी इवोल्यूशन इज मोर डिफिकल्ट टुडे, पहले तो यहां मार्क करो N21, नवंबर 21 में आया था, आज भी सकता है, अपन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है स्ट्रेटेजी का इवैल्यूएशन करना जरूरी क्यों है, क्यों डिफिकल्ट क्यों? स्ट्रेटेजी का इवैल्यूएशन करना डिफिकल्ट क्यों है सर? क्योंकि स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करते वक्त हम एनवायरमेंटल के फैक्टर को कंसीडर करेंगे क्या? ऑब्वियसली कि एनवायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी सही थी या नहीं थी। पॉइंट नंबर, रिचार्ड के कौन सा क्राइटेरिया है? स्ट्रेटेजी एनवायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी सही थी या नहीं थी, कॉन्सोनेंस। बट एनवायरमेंट इतना कॉम्प्लेक्स, इसलिए हमको इवैल्यूएट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पहला। सेकंड, क्या स्ट्रेटेजी के अंदर अपन ने ऊपर पढ़ा था एक अजम्पशंस, तो आप बोल रहे हो आपके तो अजम्पशन ही खराब थे, तो सामने वाला बोल देगा हाँ अजम्पशन होते ही क्या है, अजम्पशन लेते ही क्या है फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, तो बस प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर विद एक्यूरेसी ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। फिर आता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट में एक चीज नहीं एक से ज्यादा चीजें होती है, मैं किस किस का इफेक्ट स्ट्रेटेजी पे कंसीडर कर लूं, इसलिए मेरे लिए इवैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है, बोथ डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड इवेंट्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडिया की कोई हरकत होती है क्या उसका मेरी स्ट्रेटेजी पे प्रभाव पड़ेगा, क्या वर्ल्ड की कुछ चीजें चेंज होती है उसका मेरी स्ट्रेटेजी पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, तो मेरे को ये देखना है कि मैं किस किस को देखूं, मैं डोमेस्टिक के भी सारे इवेंट्स को कंसीडर करूं, मैं इंटरनेशनल के भी सारे इवेंट्स को कंसीडर करूं, मेरे लिए इजी या डिफिकल्ट? तो यही तो पूछा है, रीजंस व्हाई स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट टुडे। डिक्रीजिंग द टाइम स्पेन, मतलब मेरे को प्लानिंग के लिए विच प्लानिंग कैन बी डन विद डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा कम टाइम है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है इवैल्यूएशन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, तो इसलिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। और लास्ट वाला बहुत अच्छा, रैपिड रेट ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ इवन द बेस्ट प्लान्स, मतलब बढ़िया से बढ़िया प्लान भी फेल हो सकता है क्या आज की डेट में? मैं इवैल्यूएशन वाला बंदा, आप कंपनी, आपने मुझे एक चीज दी कि सर इसको जरा ऑडिट करके बताना, मैं ऑडिट कर ही रहा था, आप दूसरा केस और लेके आ गए, सर हमारा ये भी फेल हो गया, मैं कहा ला रख दे, मैं उसको भी कर ही रहा था, इतना 3 और केस लिया कि सर हम ये स्ट्रेटेजी लगा रहे थे फेल हो गई, ये फेल हो गई, मतलब ऑब्सोलेंस की रेट, खराब होने की रेट बहुत ज्यादा है, और मैं आदमी इतना सारा एक साथ चेक नहीं कर सकता, मैं सारा इतनी चीजों की ऑडिट नहीं कर सकता।